पक्ष ने पहले भी एक बार ऐसा किया है, लेकिन केवल उसने ही इसे देखा था। इतना खराब भी नहीं। सु यूमो ने सिर हिलाया। आखिरकार लैंडो समूह थोड़े समय के लिए किंगडाओ प्रांत में आया है। इसके अलावा मैंने यह नहीं सुना है कि उन्होंने पहले वजन घटाने वाली दवाओं के फॉर्मूले का अध्ययन किया है, लेकिन अब यह एक नया उत्पाद आ रहा है। कार्यकारी के अचानक चले जाने से यह बहुत ही संदिग्ध है। आप क्या करने जा रहे हैं? हुआंग फेंग ने पूछा। मुझे नहीं पता। सु यूमो ने अपना सिर हिलाया और कहा, आखिरकार हमारे पास इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। इसके अलावा जब तक वे अंतिम प्रभाव को प्रभावित किए बिना उस सूत्र में कुछ अवयवों को बदलते हैं, भले ही हम जानते हो कि उनका सूत्र हमसे प्राप्त किया गया है, हमारे पास उन्हें लेने का कोई रास्ता नहीं है। हुआंग फेंग ने सिर हिलाया। दरअसल वह जानते थे कि कई स्वास्थ्य देखभाल उत्पाद ऐसे हैं जिनमें से अधिकांश सामग्री समान है, लेकिन पैकेजिंग और प्रचार में अंतर है। यह आहार औषधि छेद करने में सक्षम होनी चाहिए। इतना मत सोचो, शायद तुम गलत होना चाहते हो। दूसरे पक्ष ने अभी अभी आपकी कंपनी को नए उत्पाद लॉन्च करते देखा है, इसलिए वो तुम्हें ब्लॉक करना चाहता है और ऐसे उत्पाद की ओर भागना चाहता है जो बहुत परिपक्व नहीं है। हुआंग फेंग ने सांत्वना दी। ऐसा ही हो। सु यूमो ने मुस्कुराते हुए कहा, ये हो चुका है। वो फिलहाल कुछ भी नहीं बदल सकती है। वो केवल इंतजार कर सकती है और बाजार में दूसरे पक्ष के उत्पादों की प्रतिक्रिया देख सकती है और फिर प्रतिक्रिया दे सकती है। वैसे क्या हाल ही में सरकारी विभाग के लोग आपकी परेशानी में आए हैं? हुआंग फेंग ने अचानक पूछा। वो ये भी जानता था कि यद्यपि वो पिछली बार रुक गया था, उन 3 सरकारी विभागों के नेताओं को तियानजियाओ समूह से ईर्ष्या होगी यदि उनका दिमाग छोटा होगा और प्रतिशोध होगा, जो असंभव नहीं है। नहीं। सु यूमो ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाल ही में कंपनी का पक्ष अभी भी सामान्य है। नई आहार गोलियों की बिक्री भी अच्छी है और कोई भी परेशानी की तलाश में नहीं है। इसके अलावा मेंगजियाओ और मैं हाल ही में जनसंपर्क मरम्मत में भी व्यस्त है। सरकारी विभाग के साथ संबंध, और जैसे ही कुछ होगा हम आपको परेशान नहीं कर सकते। हमें इतना विनम्र होने की जरूरत है? हुआंग फेंग दुखी होने का नाटक करता है। मैं आपके प्रति विनम्र नहीं हूं, लेकिन आपको भी अपने काम करने हैं। मैं आपका बहुत अधिक समय और ऊर्जा विलंबित नहीं करना चाहता, सु यूमो ने कहा। एनबीएसपी नेटवर्क का नया संस्करण, तेज और अधिक स्थिर। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 724 फिल्में देखना। सु यूमो के दिल में हुआंग फेंग का करियर उनके करियर से भी अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हुआंग फेंग के पीछे क्यों है, इसलिए विकास की संभावना बहुत अच्छी है। सु यूमो को स्वाभाविक रूप से घमंड पसंद नहीं है। वो सोचती है कि हुआंग फेंग की वर्तमान पहचान उससे मेल नहीं खाती है। वो हुआंग फेंग के करियर पर इतना ध्यान इसलिए देती है क्योंकि इसके पीछे उनके पारिवारिक कारण हैं। हालांकि भले ही वो अधिक ध्यान देती हो, उसने कभी भी हुआंग फेंग को उस पर दबाव डालने के लिए मजबूर नहीं किया। वो जितना हो सके हुआंग फेंग की मदद करती है। बेशक वो अपने खुद के मामलों के कारण हुआंग फेंग के खुद के व्यवसाय में देरी नहीं करना चाहती। मैंने भी ज्यादा समय नहीं गंवाया, हुआंग ने कहा। मेरे पास अभी भी बहुत समय है, जैसे आज रात मेरे पास समय है। चलो साथ में एक फिल्म देखते हैं। मुझे लगता है कि आप अब और अधिक परिष्कृत होते जा रहे हैं, सु यूमो ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उन्होंने हुआंग फेंग के प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया और दोनों के लिए डेट करने का समय कम नहीं था। हालांकि उन्होंने अन्य प्रेमियों की तरह एक साथ फिल्म नहीं देखी। विभिन्न संयोगों के कारण वो इसे बनाने में हमेशा असफल रहे। इस बार कोई दुर्घटना नहीं होगी। गलत। मैं हमेशा ईमानदार रहा हूँ। मैं कोई दिनचर्या नहीं जानता। हुआंग फेंग रोया। क्या तुम्हें लगता है मैं इस पर विश्वास करूंगा? सु ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, चलो बात करते हैं कि शाम को कौन सी फिल्में देखनी है, हुआंग फेंग ने कहा। खाने के बाद वे थोड़ी देर टहले, पचाया और फिर पास के एक फिल्म शहर में चले गए। आज सप्ताहांत नहीं है और रात में फिल्में देखने वाले अपेक्षाकृत कम लोग हैं। कम से कम जब हुआंग फेंग और उनकी पत्नी वहां पहुंचे तो उन्होंने बहुत से लोगों को मूवी टिकट खरीदते नहीं देखा। नवीनतम फिल्में देखने के बाद हुआंग फेंग को एहसास हुआ कि आज के कुछ लोग न केवल सप्ताहांत के कारण हैं, बल्कि इसलिए भी कि अच्छी फिल्में नहीं है। लगता है कोई अच्छी फिल्म नहीं है, सु यूमो ने प्रदर्शन पर कई फिल्मों का परिचय देखने के बाद कहा। ठीक है, हम यहाँ हैं, बस एक चुने, हुआंग फेंग ने कहा। ठीक है, यूमो ने कहा। हुआंग फेंग ने यह नहीं सोचा कि सु यूमो ने एक साहित्यिक फिल्म चुनी। हालांकि सु यूमो के चरित्र के बारे में सोचना आश्चर्य की बात नहीं है। आज शाम को फिल्में देखने वाले ज्यादा लोग नहीं हैं और कला फिल्में देखने वाले भी कम हैं। जब हुआंग फेंग और उनकी पत्नी को अपनी सीटें मिली तो उन्होंने पाया कि पूरे मूवी हॉल में 10 से अधिक लोग नहीं थे। उनमें से बहुत कम है। अगर वे ऐसे ही चलते रहे तो सिनेमा का मालिक शायद दिवालिया हो जाएगा, हुआंग फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा और उसने अभी अभी खरीदा हुआ खाना नीचे रख दिया। कला फिल्में देखने वाले कुछ ही लोग हैं। क्या आप उन्हें देखेंगे और बाद में सो जाएंगे? सु यूमो ने मुस्कुराते हुए हुआंग फेंग से कहा। वो सामान्य समय में इस तरह की फिल्में देखना पसंद करती है, लेकिन आमतौर पर घर पर अकेले, सिनेमा में नहीं। और जी मेंगजियाओ को इस तरह की फिल्में देखना पसंद नहीं है, इसलिए वह रही है इसे अकेले देख रहा हूँ और आज इसे अन्य लोगों के साथ देखने का पहला अवसर है। मैं तुम्हारे साथ कैसे सो सकता हूँ? हुआंग फेंग ने कहा कि हालांकि उन्हें ऐसी फिल्में देखना बहुत पसंद नहीं है, लेकिन वो आज सु यूमो के साथ थे और उन्हें यहाँ नींद नहीं आ रही थी। सु यूमो ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपको वास्तव में ये पसंद नहीं है तो आप सो जाए तो ठीक रहेगा। फिल्म जल्द ही शुरू हो गई। हुआंग फेंग, जो आत्मविश्वास से भरे हुए थे और सोचते थे कि उन्हें कभी नींद नहीं आएगी, उन्होंने अपने ऊपर फिल्म के सम्मोहक प्रभाव को कम करके आंका। कुछ ही देर में उसे लगा कि उसकी पलकें भारी हो गई हैं और वो सोना चाहता है। सु यूमो ने हुआंग फेंग की शक्ल देखी और मुस्कुरा दी। उसने उसे परेशान नहीं किया, उसने इसे दिलचस्पी से देखा। हालांकि हुआंग फेंग को आखिरकार नींद नहीं आई, इसलिए नहीं कि वो इतना दृढ़ था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक ऐसे दृश्य से आकर्षित था जो उससे बहुत आगे नहीं था। वहां जो कुछ हुआ उससे तुरंत उनमें जोश आ गया, जो फिल्म से भी ज्यादा आकर्षक था। अरे उधर देखो, हुआंग फेंग ने सु यूमो को फुसफुसाया। क्या बात? सु यूमो हुआंग फेंग की उंगलियों पर संदेह के साथ आगे देखता है।
हालांकि इस समय सिनेमा में अंधेरा है, उसे साफ दिखाई नहीं देता। जब स्क्रीन अचानक चमकती है तो वह अंततः स्पष्ट रूप से देखती है। वहां जो कुछ हुआ उसे साफ साफ देखने के बाद उसका चेहरा तुरंत लाल हो जाता है। भेड़िया सू ने हुआन फैंग से फुसफुसाया, अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैं सेक्स वुल्फ कैसे हो सकता हूँ? हुआन फैंग ने अन्याय कहा। जिस स्थान पर हुआन फैंग ने अभी इशारा किया था वहां एक युवा जोड़ा बैठा था। जाहिर है उनका ध्यान फिल्म पर नहीं बल्कि एक दूसरे पर था। दो आदमी इस समय चुंबन कर रहे हैं। इसके अलावा यह उतना हल्का नहीं है बल्कि गर्म है। ज्यादातर महिलाओं का शरीर पुरुष की बाहों में होता है। महिला को किस करते समय पुरुष के हाथ लगातार एक दूसरे के शरीर पर घूम रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि जाहिर है पुरुष के हाथ पहले से ही महिला के कब्जों में है। हुआन फैंग के विश्वविद्यालय जाने से पहले उन्होंने सुना था कि कुछ जोड़े सिनेमा में कुछ गर्म चीजें करेंगे क्योंकि उस तरह का माहौल उन्हें अलग रोमांच दे सकता है। हालांकि वे लोग आमतौर पर आधी रात को खेलना पसंद करते हैं। वहां बहुत कम लोग हैं और वे आमतौर पर कोने में खेलना पसंद करते हैं। हालांकि जब हुआन फैंग और सुयुमो पहली बार सिनेमा देखने आए तो उन्हें इतना गर्म दृश्य देखने की उम्मीद नहीं थी। ये जोड़ा स्पष्ट रूप से निस्वार्थता के दायरे में प्रवेश कर चुका था और उसे आसपास के अन्य लोगों की परवाह नहीं थी। वास्तव में इस मूवी हॉल में बहुत सारे लोग नहीं हैं और सभी की स्थिति अपेक्षाकृत बिखरी हुई है, इसलिए ये दो लोग इतने बेलगाम हैं। यदि हुआन फैंग वास्तव में ऊबा हुआ नहीं है और कुछ दिलचस्प खोजना चाहता है ताकि उसे नींद ना आए तो वो नहीं कर पाएगा जो युगल करते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम एक भेड़िया हो, सू ने लाल चेहरे के साथ कहा। लेकिन आसपास का वातावरण बहुत अंधेरा था, इसलिए हुआन फैंग यह नहीं देख सका कि उसका चेहरा पहले से ही लाल और गर्म था। सिनेमा में ऐसी चीज के लिए उसने टैंग मुक्यू से पहले सुना था। हालांकि उसने इसकी परवाह नहीं की, बस यह नहीं सोचा कि वो वास्तव में आज उससे मिली थी जब वो हुआन फैंग के साथ एक फिल्म देख रही थी। मैं बस इसे देख रहा हूँ, हुआंग ने कहा। इसके अलावा वे प्रेमी ही होंगे, प्रेमियों के लिए ऐसी चीजें करना बहुत अच्छा नहीं है। मैं इसे बहुत ज्यादा नहीं देख सकता। सो यूमो हुआंग फैंग को नजरअंदाज करती है और स्क्रीन की ओर देखती है। हालांकि वो पहले जितना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाती। वो वहां जो देखना चाहती है उस पर उसका नियंत्रण नहीं है। उनके लिए सिनेमा में ऐसी चीजें देखना आज भी बहुत रोमांचक है। एनबीएसपी नेटवर्क का नया संस्करण, तेज और अधिक स्थिर। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 725 में इसे जाने दूंगा। या हमें कोशिश करनी चाहिए। हुआन फैंग सुयुमो के लिए उसका शरीर होगा, फुसफुसाए। नहीं, सुयुमो डरे हुए हिरन के बच्चे की तरह उससे दूर छिप जाती है और बिना सोचे समझे कहती है। सुयुमो एक शर्मीले व्यक्ति है। अगर वो और हुआन फैंग किसी ऐसे स्थान पर अंतरंग होते जहां कोई नहीं है तो इस सार्वजनिक स्थान की तो बात ही छोड़िए, उसे शर्म आएगी। चलो इसे आजमाएं, वैसे भी कोई इसे नहीं देख पाएगा। हुआन फैंग ने सलाह देना जारी रखा कि इस तरह की चीजें फिल्म देखने से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। इसके अलावा उसके सामने दो पूर्ववर्ती हैं जो मौके पर प्रदर्शन पर है और हुआन फैंग जी स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। बिल्कुल नहीं, सुयुमो ने मना कर दिया। ये ठीक है, आप देख रहे हैं कि हमारी स्थिति अंत में है। यहाँ इतना अंधेरा है कि कोई भी इसे ढूंढ नहीं पाएगा, हुआन फैंग ने कहा। हालांकि हुआन फैंग और सुयुमो अंतिम पंक्ति में नहीं है, उनके पीछे कोई नहीं है, घटनास्थल पर ज्यादा लोग नहीं है और सभी लोग तितर बितर होकर बैठे हुए हैं। सिनेमा में बहुत अंधेरा है, दूसरों के लिए उन्हें देखना आसान नहीं है। हालांकि सुयुमो को स्पष्ट रूप से अभी भी चिंता है, भले ही वो जानती हो कि इसे दूसरों द्वारा देखे जाने की संभावना नहीं है, लेकिन आखिरकार यह एक सार्वजनिक स्थान है और घटनास्थल पर लोग हैं जिससे उसे थोड़ा असहज महसूस होगा। बेशक असहजता के अलावा थोड़ा उत्साह भी है। नहीं, वो इस भावना के बारे में हुआन फैंग से बात नहीं करेगी। और हुआन फैंग ने हार नहीं मानी। सुयुमो वहां फिल्में देखना जारी रखती है। हुआन फैंग को अब नींद नहीं आ रही है। हालांकि उनका ध्यान फिल्मों पर नहीं बल्कि उनके बगल में सुयुमो पर है। हुआन फैंग अपना हाथ बढ़ाता है और सुयुमो का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। जब उसे पकड़ लिया जाता है तो सुयुमो चौंक जाती है। हुआन फैंग को देखने के बाद वो थोड़ा संघर्ष करती है। जब वह अलग नहीं होती तो वह हार मान लेती है और फिल्म देखना जारी रखती है। हालांकि पिछली बातों के कारण इस समय हुआन फैंग की हरकतें वो फिल्म नहीं देख सकती है। हालांकि उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी हुई थी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया कि फिल्म क्या दिखा रही है। हुआन फैंग बहुत खुश थे और उन्होंने कहा कि अंधेरे में आशा है। बाद में वो अगले कदम पर नहीं गया बल्कि सुयुमो के हाथ को धीरे से सहलाया। मुझे कहना होगा कि हाथ का एहसास वास्तव में अच्छा था। सुयुमो का हाथ बहुत नर्म, थोड़ा ठंडा, चिकनी त्वचा और अच्छा स्पर्श था। लेकिन सुयुमो में इस समय कोई हलचल नहीं थी। उसका शरीर वहां इतना कठोर था। उसने हुआन फैंग को नहीं रोका और उसके आंदोलन में सहयोग नहीं किया। कुछ समय तक हुआन फैंग को छूने के बाद सुयुमो का शरीर नर्म हो गया और पहले कोई कठोरता नहीं थी। शायद उसने देखा कि हुआन फैंग ने अगला कदम नहीं उठाया। परवाह किए बिना इस समय उसे अचानक महसूस हुआ कि उसकी कमर पर एक अतिरिक्त हाथ है और उस हाथ की गर्म भावना उसके बहुत सारे कपड़ों के माध्यम से प्रसारित हो रही थी। नहीं, सू ने हुआन फैंग से फुसफुसाया। डाल दूंगा, ज्यादा नहीं, हुआन फैंग ने कहा। सुयुमो ने उस पर नजर डाली और उसे लेने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसे अब और संघर्ष नहीं करना पड़ा। हालांकि हुआन फैंग का इरादा पूरी तरह से रुकने का नहीं था। जल्द ही उसके हाथ फिर से बेईमान हो गए। वो सुयुमो की कमर के चारों ओर घूमता रहा। सुयुमो केवल शांत हो सका और अपने सामने स्क्रीन पर घूरता रहा, लेकिन उसने कोई फिल्म नहीं देखी। इसके बजाय उसकी नजर हमेशा उसके सामने अधिक तीव्र गतिविधियों वाले दो जोड़ों पर रहती थी। सुयुमो उतनी शांत नहीं है जितना वो दिखाती है। आखिरकार वो अपने दिल में हुआन फैंग को पसंद करती है। वो हुआन फैंग की वर्तमान गतिविधियों को नापसंद नहीं करती। वो बस शर्मीली है। इसके अलावा आसपास का माहौल और उसके सामने दो प्रेमियों की घटनाएं उसे हर समय उत्तेजित करती रही हैं। इसलिए जब हुआन फैंग उसे छुएगा तो उसका दिल उसका पीछा करेगा और उसे हिलाएगा। हुआन फैंग स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं कि सुयुमो की सांसें तेज और तेज होती जा रही है।
हालांकि वह अपना चेहरा नहीं देख सकती। इस समय उसका चेहरा लाल हो गया होगा। हुआन फैंग थोड़ा खुश और गौरवान्वित है और उसके हाथों की हरकतें स्वाभाविक रूप से बड़ी है। तुम्हें पता है यह अभी भी गर्म है। सु यूमो बहुत मोटे कपड़े नहीं पहन सकती है, इसलिए वो हुआन फैंग के स्पर्श को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती है, जो सीधे उसे छूने जैसा है। आखिरकार सु यूमो इसमें कुछ नहीं कर सकती। उसे डर है कि वो इसमें डूब जाएगी और हुआन फैंग उसका अधिक फायदा उठाएगी। इसलिए उसने हुआन फैंग को रोकने की योजना बनाई। हालांकि वो ये भी जानती है कि हुआन फैंग की सहमति की संभावना बहुत अच्छी नहीं है। हुआन हालांकि सु यूमो ने बस अपना सिर घुमाया और हुआन फैंग की ओर देखा। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, उसे लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा उसकी ओर झुक रहा है। उसकी प्रतिक्रिया के बाद उसे चूमा गया था। सु यूमो का दिमाग अचानक खाली हो गया। हुआन फैंग के अचानक चुंबन से वो स्तब्ध रह गया। इस बार यह उसके कमरे में आखिरी बार नहीं था। हुआन फैंग ने बस अपने होठों पर हाथ फेरा और एक आश्चर्यजनक हमले के बाद चली गई। इस बार हुआन फैंग स्पष्ट रूप से तुरंत नहीं जाना चाहता था। सु यूमो संघर्ष करना चाहता है, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी ताकत नहीं है। और हुआन फैंग को भी सु यूमो का हल्का प्रतिरोध महसूस हुआ। हालांकि उसने इसकी परवाह नहीं की और नहीं गया। इसके बजाय उसने चूमा। इस बार वो उसकी प्रेमिका थी, पिछली बार रसोई में तान मुक्सु की तरह नहीं। यदि तान मिक्सियो ने विरोध किया तो हुआन फैंग जारी नहीं रहेगा, लेकिन सु यूमो स्पष्ट रूप से अलग था। आज दोनों के बीच चुंबन का पहला मौका है। हुआन फैंग स्पष्ट रूप से सुयुमो के कमरे में आखिरी छापे से संतुष्ट नहीं थे। आज का माहौल जाहिर तौर पर उपयुक्त है। सुयुमो अभी भी संघर्ष कर रही है, अपने कार्यों से हुआन फैंग को रोकने की उम्मीद कर रही है, लेकिन प्रतिक्रिया यह है कि उसके शरीर का अधिकांश हिस्सा हुआन फैंग द्वारा उठाया जाता है और उस पर झुकते हुए हुआन फैंग के शरीर पर पुरुष की सांस तुरंत सुयुमो के दिमाग में भर जाती है। सुयुमो ने अंततः संघर्ष करना बंद कर दिया। हालांकि उन्होंने हुआन फैंग के साथ सहयोग नहीं किया है, लेकिन उन्होंने विरोध भी नहीं किया है। हुआन फैंग स्पष्ट रूप से इस बदलाव को महसूस करते हैं और बहुत खुश हैं। उन्होंने थोड़ी देर के लिए फिर से चुंबन किया और हुआन फैंग ने सुयुमो का विरोध किया। इस समय सुयुमो को लगा कि उसकी सांसें पर्याप्त नहीं थी। हुआन फैंग के होंठ छोड़ने के बाद उसने बस बुरी तरह से सांस ली। हालांकि हुआन फैंग के हाथ ने उसे नहीं छोड़ा। आप सेक्स भेड़ियों के बारे में बहुत कुछ नहीं कह सकते, सु ने धीमी आवाज में हुआन फैंग से कहा। हालांकि उसके शब्दों में कुछ विनम्रता थी, लेकिन वास्तव में उसका इरादा गुस्सा करने का नहीं था। वास्तव में वो हुआन फैंग के करीब जाने की उम्मीद कर रही थी, सिर्फ इसलिए कि वो शर्मीली थी, इसलिए उसने व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। मैंने बस अपनी प्रेमिका को चूमा, ये बहुत ज्यादा नहीं है, हुआन फैंग ने गर्व से कहा। एनबीएसपी नेटवर्क का नया संस्करण, तेज और अधिक स्थिर। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 726 सूझा हुआ मोह। बेशक ये बहुत ज्यादा है, आपको मेरी सहमति नहीं मिली, सु ने एक नजर में कहा कि ठीक होने की इस अवधि के बाद उनकी सांसें स्थिर हो गई हैं, लेकिन उनके चेहरे पर लाल रंग का मिटना इतना आसान नहीं है। मैं अब आपकी राय पूछूंगा, चलो फिर से करते हैं, हुआन फैंग ने कहा। नहीं, सुयुमो ने कहा। हालांकि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, हुआन फैंग ने उसे फिर से चूमा, उसके अगले शब्दों को उसके मुंह में रोक दिया और उसने थोड़ा विरोध किया और फिर हुआन फैंग को ऐसा करने दिया। फिल्म अभी भी चल रही है। हालांकि हुआन फैंग या सुयुमो कोई भी हो, वे फिल्म देखने जाने के मूड में नहीं है। उन्हें नहीं पता कि फिल्म किस बारे में है। निम्नलिखित समय में हुआन फैंग और सुयुमो ने अपना समय अंतरंगता में बिताया और सुयुमो ने शुरुआत में विरोध और सहयोग नहीं किया और बाद में धीरे धीरे हुआन फैंग के कार्यों में सहयोग करना शुरू कर दिया। उन दोनों ने मज्जा खाया और स्वाद जाना। उन्होंने बार बार चूमा। केवल जब उन्हें लगा कि सांस लेने का कोई रास्ता नहीं है, तो वे थोड़ी देर के लिए अलग हो सकते थे और फिर एक साथ चिपक गए, ताकि जब फिल्म खत्म हो और मूवी हॉल में हेडलाइट्स जलें, तो दो लोग प्रतिक्रिया करें कि 2 घंटे की फिल्म खत्म हो गई है और उन्हें समय बीतने का एहसास भी न हो। जैसे ही रोशनी आई, सुयुमो ने धीरे से बुलाया और फिर हुआन फैंग की बाहों से निकल गया। हुआन फैंग ने इसे केवल मजाकिया अंदाज में देखा, लेकिन इस बार यह नहीं रुका। यह बहुत खतरनाक है, लगभग देखा जा चुका है, सु फुसफुसाए। मैं इसे देखकर नहीं डरता, हम प्रेमी हैं, हुआन फैंग ने कहा। आप ये भी कहते हैं कि यह सब आपकी गलती है। ऐसा लगता है कि मिंगजियाओ सही है। आप एक लंपट हैं और मुझे आपके द्वारा धोखा दिया गया है, सुयुमो ने कहा। हालांकि हुआन फैंग करीब था, सुयुमो को घूर रहा था और कह रहा था, क्या तुम मुझसे हर समय धोखा खाना चाहोगी? हुआन फैंग के अचानक स्नेह ने सुयुमो को थोड़ा चौंका दिया, लेकिन फिर उसने कहा, हाँ। वो हुआन फैंग ने तुरंत सुयुमो के मुंह को चूमा और कहा, ये वास्तव में मेरी अच्छी पत्नी है। तुम्हारी पत्नी कौन है? सु ने शर्माते हुए कहा। अभी नहीं, मेरा मुंह सूज गया है, हुआन फैंग ने कहा। आह, सच में दुखी दुखी, वापस जाओ, सपना जियो और म्यूजू को अवश्य देखना चाहिए। वास्तव में मृतकों को खो दिया, सु ने जल्दी में कहा। भले ही वे जानते हो कि वे किस चीज से डरते हैं, फिर भी वे सबसे अधिक ईर्ष्यालु और ईर्ष्यालु हैं, हुआन फैंग ने कहा। हालांकि सोचा था कि कुछ अजीब भावना के दिल में एक तान मिक्सू हुआन फैंग है। मैं तुम्हारी तरह निर्लज नहीं हूं, सुयुमो ने कहा। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने बातें की, जबकि सुयुमो सोच रहा था कि अपने 2 सबसे अच्छे दोस्तों से मिले बिना कैसे काम निपटाया जाए। हालांकि जब तक हुआन फैंग ने सुयुमो को नीचे नहीं भेजा, उसने गड़बड़ी करने का कोई अच्छा तरीका नहीं सोचा। उसने मन ही मन प्रार्थना की और उसकी दोनों बहनें सो रही थीं। ये ठीक है, वे सभी हमारे व्यवसाय को जानते हैं, भले ही उन्हें यह मिल जाए, ये कुछ भी नहीं है, हुआन फैंग ने फिर से सांत्वना दी। मुझे माफ करें, सुयुमो ने कहा। आखिरकार वे दोनों उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं। उन्हें बता दें कि उन्होंने सिनेमा में हुआन फैंग को इतनी देर तक किस किया है। उनके मुंह सूज गए हैं, वे खुद पर हंसेंगे। यदि वे आप पर हंसते हैं, तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि उनका कोई प्रेमी न हो, और आप उन पर फिर से हंसें, इससे अधिक नहीं, हुआन फैंग ने कहा।
अगर मैं तुमसे बात नहीं करता तो ये सब तुम्हारी गलती है, सु यूमो ने हुआंग फैंग से कहा और फिर ऊपर जाने के लिए मुड़ गई। उन्होंने हुआंग फैंग को ऊपर जाने के लिए आमंत्रित नहीं किया। इस समय अगर उनके परिवार के 2 लोग हुआंग फैंग को देखते तो वे खुद पर और भी अधिक हंसते। हुआंग फैंग सु यूमो को चूमना चाहता था, हालांकि उसने सु यूमो को भागते देखा, मुस्कुराया और उसे नहीं बुलाया। फिर वो कार में बैठा और घर चला गया। लेकिन सु यूमो की प्रार्थना बेकार थी। जब उसने दरवाजा खोला और वापस गई तो जी मेंगजियाओ और तान मुक्सु हॉल में टीवी देख रहे थे और बातें कर रहे थे। सु यूमो ने अपने दिल में कुछ बुरा कहा, फिर उसने अपना सिर नीचे किया और तेजी से अपने कमरे में चला गया। सिस्टर यूमो, क्या आप वापस आ गई? आज इतनी देर क्यों हो गई? क्या आप हुआंग फैंग के साथ डेट पर गई थी? जी मेंगजियाओ ने सु यूमो की आकृति देखी और कहा। मम्म, सु ने उत्तर दिया, लेकिन वो रुकना नहीं चाहता था। बहन यूमो, बातचीत के लिए यहाँ आओ। अभी भी जल्दी है, तुम इतनी जल्दी अपने कमरे में वापस क्यों चली जाती हो? तान मुक्यू ने भी कहा। नहीं, मैं थोड़ा थक गया हूँ, मैं पहले आराम करना चाहता हूँ, सु यूमो ने कहा और इस समय तक वो अपने कमरे के दरवाजे पर आ चुकी थी। इसके बाद उसने बिना किसी झिझक के सीधे दरवाजा खोला और अंदर चली गई। मुझे कैसा लगता है कि बहन यूमो अजीब है, जी मेंगजियाओ ने हैरान होकर टैंग मिक्स्यू से कहा। मुझे उसी तरह महसूस हो रहा है, तान मुक्यू ने कहा। महिलाओं का दिल बहुत संवेदनशील होता है। हालांकि सु यूमो ने कुछ नहीं कहा, जी मेंगजियाओ और तान मिक्स्यू दोनों ने इसे महसूस किया। क्या आपको लगता है कि ये यूमो और हुआंग फैंग हैं जिन्होंने झगड़ा किया? बुरे मूड में, जी मेंगजियाओ ने अनुमान लगाया। ये संभव है, टैंग मुक्यू ने एक पल के लिए सोचा और कहा, सु यूमो की शक्ल देखो, ऐसा लगता है कि वो वास्तव में बुरे मूड में है, अन्यथा वो वापस आते ही अपने कमरे में कैसे जा सकती है? चलो चले और देखें, अगर हुआंग फैंग वास्तव में बहन यूमो को धमकाता है तो मैं उसे अभी हरा दूंगा, जी मेंगजियाओ ने दुर्भावनापूर्वक कहा। उसके बाद वो उठ गया और टीवी देखना बंद कर दिया। वो सीधे सु यूमो के कमरे में गया और तान मुक्यू ने बारीकी से पीछा किया। अपने दिल में सोचा, क्या बहन यूमो ने वास्तव में हुआंग फैंग के साथ झगड़ा किया था? दीदी यूमो, दरवाजा खोलो, अगर तुम्हें कुछ करना है तो उसे अपने मन में मत रखो, ये कहना बेहतर होगा, जी मेंगजियाओ ने सु यूमो के दरवाजे को थपथपाते हुए कहा। मैं ठीक हूँ, सु यूमो ने कहा। बहन यूमो, क्या उस कष्टप्रद हुआंग फैंग ने आपको गुस्सा दिलाया? क्या आपने झगड़ा किया? आप मुझे बताएं, मैं उसे सबक सिखाऊंगी और उससे आपसे माफी मांगने के लिए कहूंगी, जी मेंगजियाओ ने कहा। यह सही है, बहन यूमो, हमें कुछ बताओ, अगर हुआंग फैंग तुम्हें धमकाता है तो हम उसे जाने नहीं देंगे, तान मुक्यू ने भी कहा। सु यूमो खुद को आईने में देखती है, लेकिन उसके होंठ ठीक नहीं हुए हैं। हालांकि इस समय वो थोड़ी उलझन में है। उसकी 2 गर्लफ्रेंड हुआंग फैंग के साथ झगड़ा करने के बारे में कैसे सोच सकती थी? हालांकि टैंग मुक्यू ने कहा कि हुआंग फैंग ने उसे धमकाया, लेकिन ये सच है, ये बस इसी तरह की बदमाशी है। जाहिर है, यह वैसा नहीं है जैसा वे सोचते हैं। मैंने हुआंग फैंग से झगड़ा नहीं किया, लेकिन मैं थका हुआ था और आराम करना चाहता था। सु यूमो ने कहा कि उसका अभी भी दरवाजा खोलने का इरादा नहीं था। अगर वो इस तरह दरवाजा खोलेगी तो उसका मजाक उड़ाया जाएगा। एनबीएसपी छोटा, कम अद्यतन और तेज विज्ञापन बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 727 उपदेश को फिर से लेना। सिस्टर यूमो, अब समय आ गया है कि आप उस घृणित शैतान का बचाव करें। नहीं, मैं गुस्से में हूँ, मैं अभी उसे बुलाऊंगा और डांटूंगा। जी मेंगजियाओ स्पष्ट रूप से सु यूमो की बातों पर विश्वास नहीं करती है। रात में सु यूमो हुआंग फैंग के साथ डेट पर गई होगी। जब वो वापस आया तो घर में छुप गया। ये हुआंग फैंग ही होगा जिसने उसे धमकाया। अर्थात, बहन यूमो, चिंता मत करो, हम तुम्हें धमकाते हुए नहीं देखेंगे। इस समय टैंग मिक्स्यू हुआंग फैंग का बचाव करने में अच्छा नहीं है। उसकी बहनों को धमकाया जाता है और वह अब और नहीं देख सकती। हालांकि ऐसा लगता है कि उसे विश्वास नहीं है कि हुआंग फैंग यूमो को धमकाएगा, लेकिन उसके प्रदर्शन से ये सच हो सकता है। नहीं, कमरे में सु यूमो जल्दी में है। वो ये कैसे कह सकता है? उसका सबसे अच्छा दोस्त इस पर विश्वास नहीं करता। यदि जी मेंगजियाओ वास्तव में हुआंग फैंग को बुलाता है और उसे डांटता है या व्यक्तिगत रूप से उसे ढूंढने भी जाता है तो वो हुआंग फैंग को चोट नहीं पहुंचाता है। इसलिए सु यूमो इसके बारे में चिंता करने में बहुत शर्मीली थी। उसने दरवाजा खोला और जी मेंगजियाओ और तान मिक्स्यू से कहा, मुझे धमकाया नहीं गया है, आपने मुझे गलत समझा। सु यूमो को दरवाजा खोलते देख जी मेंगजियाओ और तान मिक्सू तेजी से पीछे मुड़ते हैं। हालांकि सु यूमो की उपस्थिति को देखकर जी मेंगजियाओ और भी अधिक क्रोधित है। बहन यूमो, आप देख सकती हैं कि उसने आपको क्या धमकाया है और आपका मुंह सूज गया है। इस तरह आप उसके लिए नहीं बोल सकते। मुझे उसे डांटना चाहिए और फिर कल वापस आकर उसके आवास पर जाकर उसे ढूंढो। सु यूमो ने जी मेंगजियाओ की बातें सुनी, कुछ प्रभावित हुए, कुछ रो रहे थे और हंस रहे थे, बस समझाना चाहते थे। लेकिन उसके बगल में तान मुक्सू सु यूमो के सूजे हुए होठों को देखता है, कुछ सोचने लगता है और जल्दी से जी मेंगजियाओ को खींच लेता है। क्या आप उस बेवकूफ की मदद करना चाहते हैं? तान लोमड़ी जी मेंगजियाओ ने पूछा। ऐसा नहीं है कि मैंने उसकी मदद की, बात यह है कि चीजें वैसी नहीं है जैसा आप सोचते हैं। हुआंग फैंग बहन यूमो को धमका रहा है, लेकिन यह उतना बदमाशी नहीं है जैसा हम सोचते हैं। इसके अलावा बहन यूमो को ऐसा करने के लिए तैयार होना चाहिए। तान मिक्स्यू ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, केवल वो जानती थी कि उसका दिल थोड़ा कड़वा था, लेकिन वो निश्चित रूप से इसे दिखा नहीं सकती थी। यूमो को क्या पसंद आएगा? जी मेंगजियाओ ने कुछ संदेह के साथ तान मुक्सू और सु यूमो को देखा, लेकिन उसने कुछ देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तान मिक्स्यू की बातें सुनने के बाद सु यूमो और भी अधिक शर्मसार हो गई। जाहिर है, वो जानती है कि तान मुक्सू ने इसे पहले ही देख लिया है। जी मेंगजियाओ की तुलना में टैन मिक्स्यू स्पष्ट रूप से इस संबंध में बेहतर जानता है। मूर्ख, टैन मिक्स्यू ने जी मेंगजियाओ के सिर पर हाथ फेरा और कहा, आप कहते हैं कि आप इतने बड़े हैं, ये भी नहीं समझते। मैं वास्तव में आपके भावी प्रेमी के बारे में चिंतित हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है, टैन फॉक्स? जाहिर है, बहन यूमो के होंठ सूज गए हैं। क्या तुम समझे?
छोटे मूर्ख, जल्दी से एक लक्ष्य ढूंढो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तांग मुक्यू ने कहा। जितना आप जानते हैं, जी मेंगजियाओ ने जवाब दिया, फिर सु यूमो की ओर देखा और कहा, यूमो, क्या ऐसा है? हालांकि सु यूमो शर्मीली है और हुआन फैंग के साथ इस तरह की बातें करती है, अपनी बहन को चिंता न करने देने के लिए उसने अपना सिर हिलाया और स्वीकार किया। देखो, मैं गलत नहीं हूँ, तांग मुक्यू ने कहा। बहन यूमो, तुम बहुत मेहनत कर रही हो। जी मेंगजियाओ ने सु यूमो की ओर देखा और कहा। सु यूमो को नहीं पता कि इसे कैसे कहना है। वो तीनों में सबसे परिपक्व, स्थिर और स्वतंत्र है। हालांकि आज के मामलों से जाहिर तौर पर उसे नुकसान हुआ, साथ ही उसने अपने दिल में हुआंग फैंग पर भी जमकर हमला किया। यह वो था जिसने उसे चेहरा खो दिया। बहन यूमो, चलो बात करते हैं। तुमने कहाँ चूमा? इस स्थिति में तुमने कितनी देर तक चूमा? फिर तुमने क्या सोचा? जी मिंगजियाओ के सदमे की तुलना में तान मुक्सु एक गपशप की तरह दिखती है जो सु यूमो को बाहर खींचती है उसके कमरे में और हॉल में। इस समय जी मिंगजियाओ उत्सुक लग रही थी और उसने सु यूमो से पूछा। इसलिए सु यूमो केवल इन दो दोस्तों से निपट सकती है जो गपशप से भरे हुए हैं। इस समय हुआन फैंग को सु यूमो की दुर्दशा का पता नहीं था। उन्होंने कार चलाई और गर्व से गाना गाया। आज शाम जो कुछ हुआ उससे वो बहुत संतुष्ट थे। सु यूमो के साथ उनका रिश्ता एक कदम और करीब था। इसके अलावा उस एहसास ने उसे आनंद भी दिलाया। जब हुआन फैंग अपने निवास पर लौटा तो वो बेहतर मूड में था, क्योंकि उसका भंडारण बॉक्स एक बार फिर उसके लिए कुछ नया लेकर आया, कुछ ऐसा जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। ये वास्तव में उपदेश ले रहा है। हुआन फैंग अपने कमरे में है। उसे सुखद आश्चर्य हुआ। वो हाल ही में अंगूठी लेने की बात से परेशान है। अंगूठी न लेते हुए वो हर बार कुछ चीजें अपने साथ ले जाना पसंद करेंगे। इसके अलावा ये बहुत सुविधाजनक नहीं है। अंगूठी लेने से उसे इतनी परेशानी नहीं होगी। ये सिर्फ इतना है कि प्राप्त करने वाली अंगूठी स्पष्ट रूप से बहुत कीमती है। इसे पाना उसके लिए इतना आसान नहीं है। अगर वो इसे खरीदना चाहे तो कीमत बहुत महंगी है। इसलिए कम समय में यदि वो रिसीविंग रिंग प्राप्त करना चाहता है तो वो केवल रिसीविंग बॉक्स को तुरंत बदलकर ही इसे प्राप्त कर सकता है। हालांकि चीजों का प्रतिस्थापन बहुत यादृच्छिक है। इसके अलावा हुआन फैंग को एक ही चीज दो बार नहीं मिली है, इसलिए उन्हें पहले तो ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्हें आज यह मिलने की उम्मीद नहीं थी। हुआन फैंग का उत्साहित मूड पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है। वो जो नाजी अपने हाथ में पहनता है वह अचानक उसके हाथ से उड़ जाता है। फिर नाजी से दो चीजें उड़ती हैं, अर्थात ध्यान के परिचय की पुस्तिका और स्क्रॉल रोश पवन ब्लेड। क्या यह एक और स्थानांतरण है? शुभकामनाएं। हुआन फैंग ने परिचित दृश्य को देखा और कहा। ये सिर्फ इतना है कि हुआन फैंग को नहीं पता कि इस समय कौन सा समय और स्थान प्रसारित किया जाएगा। हालांकि वहां जादू अवश्य होगा और उसे उन जादूगरों को देखने का मौका मिलेगा जिन्हें वास्तविकता में देखना कठिन है। हालांकि हुआन फैंग भी ताकत की समस्या से चिंतित थे। अंतिम स्थान पर वह अजेय था। ये स्पष्ट रूप से निम्न मार्शल आर्ट की दुनिया थी। अपने कौशल से विरोधियों से मुकाबला करना बहुत कठिन था। हालांकि वो जिस दुनिया में गया वो स्पष्ट रूप से ऐसी नहीं है। उनका जादू उस जगह से सीखा जाता है। फिर उस दुनिया में कोई जादूगर तो होगा ही, और वो जादू और मार्शल आर्ट के जादू के बल पर दूसरे दर्जे के विशेषज्ञों के शिखर स्तर तक पहुंच गया है। हालांकि अकेले जादू के मामले में वो बहुत शक्तिशाली नहीं है और कोई जादुई चाल प्रकार नहीं है। क्योंकि हुआन फैंग कभी भी जादू की दुनिया में नहीं गया है, वो नहीं जानता कि उसने कितना सीखा है और अपने वर्तमान जादू को कैसे विभाजित किया जाए। इस वजह से हुआन फैंग आने वाले ट्रांसमिशन को लेकर चिंतित है। हालांकि चाहे वो आत्मविश्वास से भरा हो या चिंता से, ये प्रसारण अवश्य होगा और भंडारण बॉक्स उसकी राय नहीं पूछेगा। एनबीएसपी छोटा, कम अद्यतन और तेज विज्ञापन बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 728 खूनी भाड़े की रेजिमेंट से घात मारना, उन्हें जाने मत दो, इसे मुझे दे दो, इन सभी ओयान कुत्तों को मार डालो। हुआन फैंग के प्रसारित होने के बाद इससे पहले कि वो आसपास की स्थिति को स्पष्ट रूप से देख पाता, उसके कान में चिल्लाने, मारने और हथियार टकराने की आवाज आई। हुआन फैंग को अवचेतन रूप से अपने शरीर को छिपाने के लिए एक जगह मिल गई। चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सबसे जरूरी है। इस समय हुआन फैंग ने पाया कि उसका वितरण बिंदु पहाड़ों में एक पथ के पास था। आसपास कुछ पेड़ और घास फूस थे जो उसके शरीर को अच्छी तरह छुपा सकते थे। उसके सामने ज्यादा दूर नहीं, इस समय 30-40 आदमी लड़ रहे हैं। ये लोग जाहिर तौर पर दो हिस्सों में बंटे हुए हैं। एक पक्ष स्पष्ट लाभ में है, दूसरे पक्ष को कठिनाइयों का समर्थन प्राप्त है और कभी कभी कुछ लोग घायल हो जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। हुआन फैंग का इरादा मदद के लिए आगे आने का नहीं था। वो अभी अभी यहाँ आया था और नहीं जानता था कि ये लोग कौन थे। आगे बढ़ना कोई बुद्धिमानी भरा कदम नहीं है। दोस्तों, सभी ने उनसे लड़ाई की है और परिवार का मुखिया हमें बदला लेने में मदद करेगा। मुझे मत मारो, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। मैं सिर्फ ओयांग परिवार का एक लड़का हूँ। मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूँ। मारो, इन लानत भाड़े के सैनिकों को मार डालो। इस समय दबी हुई पार्टी कुछ असमंजस में नजर आ रही है। उनमें से कुछ कड़ा संघर्ष करना चाहते हैं, लेकिन कुछ आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। उनकी अलग अलग राय है। वे पहले से ही मंदी की स्थिति में है और अब वे एक दूसरे के विरोधी नहीं है। जाहिर है दूसरे पक्ष का इरादा रुकने का नहीं था। अगर किसी ने आत्मसमर्पण भी कर दिया तो भी उन्होंने हत्या करना बंद नहीं किया। बहुत गर्मी लग रही थी। हुआन फैंग ने गुप्त रूप से एक तरफ तुलना की और परिणाम काफी अच्छा है। उनकी ताकत अभी भी उन लोगों से बेहतर है जो अभी लड़ रहे हैं। हालांकि ये लोग दुनिया में मिले लोगों की केवल पहली लहर है। वो नहीं जानता कि वे कितने मजबूत हैं। इसके अलावा जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मेरी मुलाकात एक झगड़े से हुई थी। जाहिर है दुनिया शांतिपूर्ण नहीं है। जब हुआन फैंग ने गुप्त रूप से देखा तो उसके सामने लड़ाई धीरे धीरे खत्म हो गई थी। जिस पार्टी को पहले फायदा था उसने अंतिम जीत हासिल की और जो पार्टी दब गई उसका अब कोई अस्तित्व नहीं बचा है। जाहिर है इन लोगों के बीच गहरी नफरत नजर आ रही है। हम ओयांग तियान, अगर तुमने मेरे खूनी भाड़े के समूह को लूटने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे ओयांग परिवार के सभी लोगों को मार डालूंगा। हाथ में चाकू पर लगे खून को पोंछते हुए नेता ने कहा।
साफ सफाई करो और अभी जाओ, बड़े आदमी ने कहा। ज्यादा देर नहीं हुई जब इन लोगों ने घटनास्थल को साफ किया और उनकी तकनीक पर गौर किया। जाहिर है ऐसा करना उनके लिए पहली बार नहीं था। इसके बाद वे चले गए। जाहिर है उन्हें पता ही नहीं चला कि आसपास कोई दर्शक है। ओयान परिवार, रक्त भाड़े की रेजिमेंट, हुआन फेंग ने एक दूसरे की ओर देखा और खुद से कहा। हालांकि अभी उन लोगों की बातचीत ज्यादा नहीं हुई है, हुआन फेंग अभी भी कुछ जानते हैं, लेकिन ये चीजें स्पष्ट रूप से उनके सामने मामले की स्थिति को समझने में उनकी मदद नहीं कर सकती है। हुआन फेंग अभी अभी लड़ाई वाले स्थानों के उन दो समूहों में आए और उन्हें दो साफ कपड़े मिले। उसके शरीर पर मौजूद कपड़े आज भी असली दुनिया के कपड़े हैं। हालांकि जमीन पर मृत लोगों के कपड़े थोड़े जर्जर हैं, लेकिन वे उसके अजीब कपड़ों से बेहतर है। उसके बाद हुआन फेंग ने पसीने वाली BMW और ईगल्स को बाहर निकाल लिया जो उसने पहले प्राप्त किए थे। जब वे लोग चले गए तो वे सब घोड़े पर सवार थे। हालांकि वे घोड़े नहीं थे, उनकी राय में वे भी अजीब थे। यदि वे घोड़े पर सवार हो तो उन पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए। जहां तक उकाबों की बात है, उन्हें हवा में ही रहने दो। जियाओबाई भी बाहर आना चाहती है, लेकिन हुआन फेंग उसे तुरंत बाहर नहीं जाने देता। जियाओबाई को बाहर आने देने का निर्णय लेने से पहले उसे अपने आसपास की विशिष्ट स्थिति का पता लगाना होगा। हुआन फेंग अपने घोड़े पर सवार हुआ और उस दिशा में चला गया जहां से लोग अभी अभी निकले थे। आकाशवाणी के अनुसार उस दिशा में एक नगर है और दूसरा मार्ग पहाड़ में प्रवेश का है। अब वो इस समय और स्थान की स्थिति जानना चाहता है जो शहर में प्रवेश करने के लिए होनी चाहिए। लेकिन हुआन फेंग ने यह नहीं सोचा था कि वो थोड़े समय के लिए वहां से निकला था और अचानक उसे खतरा महसूस हुआ। तभी दाव क्यूई जैसी कोई चीज उसकी ओर उड़ रही थी। अच्छा नहीं है। हुआन फेंग ने जल्दी से घोड़े को अपनी सीट के नीचे पकड़ लिया और कृपान क्यूई से बच गया। तभी हुआन फेंग ने लोगों के एक समूह को पास के जंगल से बाहर निकलते देखा और जल्द ही उन्होंने खुद को घेर लिया। हालांकि ये लोग वही थे जो अभी अभी निकले थे। वहां सचमुच एक मछली है जो जाल से छूट गई। हाथ में चाकू लिए हुए नेता ने हुआन फेंग पर व्यंग्य किया। वास्तव में ये लोग पहले ही जा चुके हैं। हालांकि नेता को लगा कि उन्हें घूरकर देखा जा रहा है, इसलिए वो हमेशा बहुत सतर्क रहते थे और यह सुनिश्चित करने का निर्णय लेते थे। इसलिए वो लोगों को दूर नहीं ले गया, बल्कि सड़क के किनारे छिपा दिया। इसके अलावा उनका छिपा हुआ कुंग फू स्पष्ट रूप से अच्छा था, यहाँ तक कि आकाश में छोटी चील के भी बाल नहीं कटे थे। और बड़े आदमी को उम्मीद नहीं थी कि वो वास्तव में उसे किसी का इंतजार करने देगा। और हुआन फेंग ने इस समय ओयान परिवार के लोगों के कपड़े पहने हुए थे, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसने सोचा कि हुआन फेंग ओयान परिवार का व्यक्ति था। आप कौन हैं? हुआन फेंग ने भौहें चढ़ाकर पूछा। इन लोगों की शक्ल देखकर जाहिर तौर पर यह आने वालों के लिए अच्छा नहीं है। कमांडर, आपको उससे क्या कहना है? इन ओयान परिवार के सदस्यों को मर जाना चाहिए। महान व्यक्ति के बगल में एक व्यक्ति रोया। मैं ओयान परिवार से नहीं हूँ, मैं बस वहां से गुजर रहा हूँ। हुआन फेंग ने कहा कि वह अभी अभी दुनिया में आया है और कुछ भी नहीं जानता। वो दूसरे लोगों की नाराजगी को इसमें शामिल नहीं करना चाहता था। अभी भी विवाद करना चाहता हूँ, आगे बढ़ो, उसे मार डालो। प्रमुख व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से हुआन फेंग की बातों पर विश्वास नहीं किया। ऐसा हो सकता है कि हुआन फेंग को देखने वाला केवल एक ही व्यक्ति हो। वो लोग एक साथ नहीं चले। तभी बड़े आदमी के बगल वाले आदमी ने चाकू लहराया और उसे मार डाला। हुआन फेंग ने असहाय होकर आह भरी। वो परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था, लेकिन परेशानी उसे ढूंढने की थी। वो इसकी मदद नहीं कर सका। इसलिए हुआन फेंग को नाजी से एक लंबी तलवार निकालनी पड़ी। ये तलवार उन्हें इन्हीं दिनों प्राप्त हुई थी। यह कोई खजाना नहीं है, लेकिन यह बेहद तेज है। ये लोहे को मिट्टी की तरह काट सकता है। जब हुआन फेंग की लंबी तलवार उस आदमी की चौड़ी तलवार से मिली तो उसके आसपास के लोगों के लिए कुछ आश्चर्यजनक हुआ। आवाज सुनते ही उस आदमी की तलवार टूट गई। हुआन फेंग की लंबी तलवार ने अपनी गति नहीं खोई और सीधे उस आदमी के कंधे पर लगी। हालांकि इस समय उस व्यक्ति को अपनी चोट की परवाह नहीं थी, लेकिन उसने अपने हाथ में चाकू के आधे हिस्से को देखा, जैसे कि उसने अभी जो कुछ हुआ था उसे प्रतिबिंबित नहीं किया हो। और उनके आसपास के लोग थोड़े भ्रमित लग रहे हैं। हालांकि वे टूटी हुई तलवार को नहीं देखते हैं जो बेकार हो गई है, बल्कि हुआन फेंग के हाथ में लंबी तलवार को देखते हैं जिसकी आंखों में चमकती रोशनी है। NBSP छोटा, कम अद्यतन और तेज विज्ञापन बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 729 ऑल ओवर बेबी। हुआन फेंग अपनी लंबी तलवार वापस लेता है, अपने घोड़े पर बैठता है और अपने आसपास के लोगों को देखता है। इन लोगों की आंखें हुआन फेंग को असहज कर देती हैं। जब वे अपने हाथों में लंबी तलवार देखते हैं तो उनकी आंखों में चमक दिखाई देती है। जैसा कि मैंने कहा, मैं ओयान परिवार से नहीं हूँ। अब मैं जाना चाहता हूँ, कृपया चले जाएं। हुआन फेंग लोगों का सामना करते हैं। लाल भाड़े के रेजिमेंट के नेता पाका लाल भाड़े के रेजिमेंट के नेता हैं। वो ओयान परिवार को घेरने के लिए भाड़े के रेजिमेंट के लोगों को अपने साथ ले जा रहा है। चाहे वे प्रत्यक्ष, संपार्श्विक या सामान्य लोग हों, वो उनमें से किसी को भी जाने नहीं देगा। वो ओयान परिवार के लोगों को बताएगा कि उनकी लाल भाड़े की रेजिमेंट को लापरवाही से नाराज नहीं किया जा सकता है। आज उन्हें एक संदेश मिला कि ओयान परिवार के सदस्यों का एक समूह यहाँ से गुजरने वाला है। ऐसा लग रहा था कि वे सामान की डिलीवरी करने जा रहे थे, इसलिए उसने यहाँ लोगों पर घात लगाकर हमला किया और उन सभी को सफलतापूर्वक मार डाला। केवल जब वो जाने के लिए तैयार हुआ तो उसे लगा कि आसपास के जंगल में कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने फिर से घात लगाकर हमला किया और जल्द ही वो हुआन फेंग की प्रतीक्षा कर रहा था। इससे पहले जब हुआन फेंग इस समय दिखाई दिए तो उन्होंने ओयान के परिवार के नौकर के कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने हुआन फेंग की पहचान ओयान के परिवार के साथी और अभी समूह के सदस्य के रूप में की। हालांकि अभी लड़ाई के बाद उन्होंने अपने पिछले फैसले से इनकार कर दिया। सबसे पहले हुआन फेंग ने पहले कभी उस माउंट को नहीं देखा था जिस पर वह बैठा था, लेकिन पहली नजर में यह फैनपिन नहीं था। एक साधारण आदमी इतनी अच्छी सवारी कैसे कर सकता है? और वो लंबी तलवार जिसका उपयोग हुआन फेंग जादू करने के लिए करता था, उसने सोचा कि यह कोई साधारण तलवार है। परिणाम स्वरूप यह इतना तेज था,
यह उन हथियारों से ज्यादा खराब नहीं है जो उसने पहले देखे थे। यदि वो ऐसी तलवार और अपनी लड़ाई की भावना का उपयोग कर सके तो उसकी ताकत बहुत अधिक नहीं बढ़ जाएगी। उसी समय पाका, जो बहुत कुछ जानता है, को एक ऐसी चीज मिल गई है जिससे उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। सावधानी बरतें। अभी हुआंग फैंग ने अचानक अपनी लंबी तलवार निकाल ली। उनके अधीनस्थों को नहीं पता होगा कि क्या हुआ था, लेकिन पाका ने पहली बार हुआंग फैंग की उंगली को देखा और वहां एक साधारण अंगूठी देखी। ना जी, वो एक बहुमूल्य खजाना है। जरूरी नहीं कि उन बड़े लोगों के पास भी ऐसी चीजें हों। पाका को उम्मीद नहीं थी कि वो आज उनसे मिलेंगे। वो उन्हें जाने देने को कैसे तैयार हो सकता था। यहाँ तक कि खुद पाका ने भी नहीं सोचा था कि उसने सुरक्षित रहने के लिए ही यहाँ घात लगाया है। परिणाम स्वरूप उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो खजाने से भरपूर था। उसे लगा कि वो अपने दिल की धड़कन को मुश्किल से नियंत्रित कर पा रहा है। क्या आपका मतलब ना नहीं है? ओयान के परिवार ने हमारी खूनी भाड़े की रेजिमेंट में बहुत से लोगों को मार डाला और हमारी चीजें लूट ली। हम उनमें से किसी को भी जाने नहीं देंगे। हालांकि हुआंग फैंग की पहचान उनके दिल में ओयान परिवार के सदस्य के रूप में की गई है। पाका उसे लूटने के लिए हुआंग फैंग को जाने नहीं देगा। उसे उसके साथ अन्याय करने में कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि यदि आप अपनी चीजें पीछे छोड़ देते हैं तो हम आपको जीवित रहने देने पर विचार कर सकते हैं। पाका ने आगे कहा कि उसका मुख्य उद्देश्य हुआंग फैंग के खजाने को लूटना था। उसे इसकी परवाह नहीं थी कि उसने हुआंग फैंग को मारा या नहीं। इसके अलावा हुआंग फैंग ने जो ताकत दिखाई उससे वो थोड़ा भयभीत भी हो गया। यदि उसने ऐसा किया तो उन्हें बहुत कुछ खोना पड़ सकता है। पाका की आंखों में चमकता लालच देखकर हुआंग फैंग समझ गया कि दूसरा पक्ष उसकी ही चीजों में दिलचस्पी रखता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इसे कैसे समझाता है, दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से इस पर विश्वास नहीं करेगा। अगर मैं इसे नहीं देता, हुआंग फैंग ने कहा, तो फिर असभ्य होने के लिए हमें दोष न दे। पाका ने कहा कि हालांकि वो कड़ी लड़ाई नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हुआंग फैंग ने इतना सहयोग नहीं किया, उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। जाहिर तौर पर वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था जो उसे मिलने वाला था। यह इस पर निर्भर करता है कि आपके पास क्षमता है या नहीं, हुआंग फैंग ने आंखें सिकोड़कर कहा। साथ ही उसकी आंखें अपने आसपास के लोगों पर घूम रही थी और सोच रही थी कि कैसे शुरुआत की जाए। ओयान के परिवार के बाकी सभी लोगों को मार डालो। पाका ने अपने दाहिने हाथ को हिलाते हुए कहा कि वो आगे नहीं आया, लेकिन हुआंग फैंग की वास्तविक क्षमता को देखने के लिए इंतजार कर रहा था और फिर उसे हमला करने का मौका मिला। मारना, उसे मार डालो और वाइस कमांडर का बदला लो। वे लाल भाड़े के सैनिक हुआंग फैंग की ओर दौड़ पड़े। हुआंग फैंग इन लोगों की जानलेवा भावना को महसूस कर सकते हैं। जाहिर है इन लोगों ने लोगों की हत्या की है, जिससे ये भी पता चलता है कि यह समय और स्थान कितना खतरनाक है। हालांकि जो बात हुआंग फैंग को आश्वस्त करती है वो ये है कि हालांकि बहुत सारे लोग हैं, 20 से अधिक, कोई जादूगर नहीं है, क्योंकि हुआंग फैंग को उनके शरीर में जादू की लहर महसूस नहीं होती है और उनके हथियार तलवार, लाठियां, यहाँ तक कि हथौड़े आदि हैं, पर वे जादू की छड़ी का उपयोग नहीं करते जैसा कि टीवी पर किया जाता है। इस तरह हुआंग फैंग को राहत मिली। वो अपने मुंह में कुछ फुसफुसाता है, तभी उसके सामने दौड़ रहे कई लोग किसी चीज से लड़खड़ा जाते हैं। हालांकि हुआंग फैंग की कार्रवाई नहीं रुकती। इसके अलावा वो अपने तरीके से पाठ करता है। फिर उसके पीछे के लोगों को लगता है कि उसके चारों ओर हवा का झोंका आ रहा है। वे इससे बचने के लिए भागदौड़ करते हैं। नहीं, वो एक जादूगर है। कोई चिल्लाया, चिंता मत करो, वो सिर्फ एक कनिष्ठ जादूगर है। उसकी जादुई शक्ति मजबूत नहीं है। पीछे बैठे पाका ने भी देखा कि उसके सामने क्या हुआ। हालांकि वह आश्चर्यचकित था कि हुआंग फैंग अभी भी एक जादूगर था। वो बुनियादी जादू और उसकी सामान्य शक्ति के बारे में बहुत चिंतित नहीं था। पाका की बातें सुनकर उनके लोग तुरंत शांत हो गए। अपनी ताकत के कारण उन्हें किसी जूनियर जादूगर से डरने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा उन्हें हुआंग फैंग के जादू की ताकत का एहसास हुआ। ये बहुत शक्तिशाली नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना आतंक दिखाया और हुआंग फैंग को फिर से मार डाला। हुआंग फैंग ने यह भी पाया कि उनका जादू इन लोगों पर ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सकता है। आखिरकार यह वास्तविक दुनिया नहीं है। वास्तविक दुनिया में उसके और क्यून इंगशुंग के अलावा कोई जादूगर नहीं है। इसलिए अन्य लोग नहीं जानते कि फैन हुआंग फैंग को कैसे रोका जाए, जो हुआंग फैंग को भी सफल बनाता है। लेकिन यहाँ वैसा नहीं है। यह एक जादुई दुनिया है, जादूगर है। हालांकि उनके सामने ये लोग जादूगर नहीं हैं, लेकिन वे आमतौर पर जादूगरों से निपटते हैं। स्वाभाविक रूप से वे जानते हैं कि जादूगरों के हमलों से कैसे बचना है। इसलिए शुरुआत को छोड़कर हुआंग फैंग के जादुई हमलों ने दूसरे पक्ष को आश्चर्यचकित कर दिया। बाद में अधिक परिणाम प्राप्त करना कठिन है और वे लाल भाड़े के सैनिक बहुत तेजी से हुआंग फैंग के चेहरे पर पहुंचे। हुआंग फैंग उसके चेहरे पर क्रूरता देख सकता था। एनडीएसपी छोटा, कम अद्यतन और तेज विज्ञापन बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 730 चल रहा है। हुआंग फैंग उन लोगों में अपने ही समय के करीब है, लेकिन एक मजबूत किक पर दोनों पैर रकाब में है, शरीर हवा में उड़ गया है। बड़ा बड़ा जादूगर गुरु, लाल भाड़े की रेजिमेंट का आदमी रोया और यहाँ तक कि पाका ने भी इस बार आश्चर्य का भाव दिखाया। आपको पता होना चाहिए कि इस दुनिया में आसमान में उड़ना नामुमकिन नहीं है। एक है एक निश्चित उपकरण का उपयोग करना और दूसरा है एक निश्चित डिग्री की साधना प्राप्त करना। हालांकि चाहे कोई भी तरीका इस्तेमाल किया जाए, यह इतना आसान नहीं है। वे उपकरण जो लोगों को उड़ने में मदद कर सकते हैं, मिल सकते हैं या नहीं, ये सभी कलाकृतियां हैं जिन्हें सामान्य लोगों के लिए प्राप्त करना असंभव है। कुछ उपलब्धियां हासिल करना इतना आसान नहीं है। एक जादूगर के लिए एक महान जादूगर के गुरु का स्तर हासिल करना आसान नहीं है। एक तलवारबाज के लिए एक महान तलवारबाज का स्तर हासिल करना आसान नहीं है। पूरे साम्राज्य में ऐसे लोग दुर्लभ है। तो अब ये देखकर कि हुआंग फैंग बिना किसी मदद के आकाश में उड़ सकता है, नीचे खूनी भाड़े के रेजिमेंट के लोग स्वाभाविक रूप से चौंक गए हैं। यहाँ तक कि पाका, जो हुआंग फैंग के खजाने पर कब्जा करने के लिए दृढ़ है, इस समय बहुत डर और झिझक है। हालांकि हुआंग फैंग का इरादा उनके प्रति विनम्र होना नहीं था। जाहिर है ये लोग खुद को मारना चाहते हैं और फिर अपना खजाना हासिल करना चाहते हैं। यदि वे इसमें अच्छे नहीं होते तो शायद उनकी मौके पर ही मौत हो जाती। इसलिए हुआंग फैंग आसमान से नीचे उड़े और भीड़ की ओर दौड़ पड़े। उसके हाथ में तलवार उसके सामने थी।
इससे पहले कि पहली रक्त भाड़े की रेजिमेंट के सदस्य प्रतिक्रिया कर पाते, तलवार उसकी गर्दन को पार कर गई और मुट्ठी भर खून बहा लाई। इतने में वो आदमी वापस आ गया। हालांकि जाहिर तौर पर देर हो चुकी थी। उसने अपनी गर्दन को अविश्वसनीय रूप से धक लिया और सांस लेने की पुरजोर कोशिश की। हालांकि उसने जो सांस छोड़ी वो उसके मुंह का खून था। इसके बाद वो संसार के प्रति अनिच्छा और प्रेम से भरी आंखों से गिर पड़े। अपने संघर्ष काल के दौरान हुआंग फैंग की कार्रवाई बंद नहीं हुई, इसलिए जब वो गिरे तो वह अकेले नहीं थे। एक और आदमी भी गिर गया और उसकी गर्दन काट दी गई और उसका गला तलवार से बंद कर दिया गया। दौड़ना लगातार 2 लोगों की मौत हो गई और घटनास्थल पर मौजूद अन्य लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। हालांकि जवाब देने के बाद उन्होंने हुआंग फैंग को नहीं मारा, बल्कि पलट गए और भाग गए। वे हुआंग फैंग की महान जादूगर गुरु के रूप में पहचान से डरते थे। अब वे अपना प्रतिरोध मन और क्षमता पूरी तरह खो चुके हैं। इन लोगों में सबसे तेज है पाका। जब हुआंग फैंग ने पहले व्यक्ति की हत्या की तो उसने पहले ही विचार कर लिया था। हालांकि उन्हें विश्वास नहीं था कि हुआंग फैंग इतना छोटा होने पर एक महान जादूगर गुरु के स्तर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन हुआंग फैंग ने जो साधन दिखाए वे चौंकाने वाले थे। ताकत के मामले में शायद वो हुआंग फैंग से लड़ सकता है, लेकिन हुआंग फैंग तेजी से उड़ सकता है। इस तरह वो नीचे की ओर होगा, वास्तव में लड़ना चाहता है। अंतिम हार का अनुमान है। यदि हुआंग फैंग हार जाता है तो वो उड़ सकता है, लेकिन यदि वो हार जाता है तो वो भाग भी नहीं सकता है, इसलिए उसके पास जल्दी भागने की दूरदर्शिता है। जब हुआंग फैंग को पाका का रास्ता मिलता है तो दूसरा पक्ष पहले ही कुछ दूरी तक दौड़ चुका होता है। उसके बट के नीचे घोड़े की गति धीमी नहीं है। यदि हुआंग फैंग छायादार लिबादे के साथ दूसरी तरफ का पीछा करता है तो वो पकड़ नहीं सकता है, हालांकि इसमें कुछ समय लगेगा। इसके अलावा यदि वो छायादार लिबादा का उपयोग करता है तो उसे जादू की आवश्यकता होती है। वो सभी जादू का उपयोग करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उसे लगता था कि पाका कमजोर नहीं था। केप के बिना हुआंग फैंग ये गारंटी नहीं दे सकता था कि वो सुरक्षित बच सकता है। जहां तक बंदूक से एक दूसरे को मारने की बात है, हुआंग फैंग ने इसके बारे में नहीं सोचा। उनकी गोलियां ज्यादा नहीं थी। हालांकि बाई जियाओरो ने कुछ दिन पहले उसे एक पिस्तौल या कुछ अन्य चीजें दी थी, लेकिन अब वो उन चीजों को दुनिया में नहीं ला सकता। वो यहाँ केवल उन चीजों का उपयोग कर सकता है जो उसे अन्य स्थानों में मिल सकती है, लेकिन गोलियां केवल शुरुआत में ही प्राप्त होती है। प्राप्त की गई चीजों में तब से कोई वृद्धि नहीं हुई है। यदि एक का उपयोग किया जाए तो एक कम पड़ेगा। हुआंग फैंग का तब तक उनका उपयोग करने का इरादा नहीं है जब तक उसे ऐसा न करना पड़े। पाका के पास भागने के बाद हुआंग फैंग के पास दया दिखाने के लिए अपनी टीम के कई सदस्य नहीं थे। उन पर दूसरे पक्ष ने बिना वजह हमला कर दिया। उसके दिल में बहुत गुस्सा भी था, इसलिए उसके बाद उसने 6-7 लोगों को मार डाला, इसलिए वह रुक गया। हुआंग फैंग स्पष्ट रूप से अन्य स्थानों और वास्तविकता में भिन्न है। वास्तव में वो स्वयं को संयमित रखेगा और यदि संभव हो तो लोगों को नहीं मारेगा। हालांकि अन्य स्थानों में उसे इतनी अधिक चिंताएं नहीं है, विशेष रूप से अब इस स्थान में जब वो केवल उन लोगों को देखता है जो हिलने डुलने में असमर्थ होने पर लोगों को मार देंगे। जल्द ही दृश्य फिर से शांतिपूर्ण हो गया। हुआंग फैंग को छोड़कर कोई अन्य जीवित लोग नहीं थे। हालांकि जिन लोगों ने पहले रक्त भाड़े के रेजिमेंट द्वारा ओयांग के परिवार को मार डाला था और उनके द्वारा एकत्र की गई बहुत सी लूट अब घटनास्थल पर है। हुआंग फैंग के लिए ये सस्ता है। बेशक हुआंग फैंग विनम्र नहीं है। अब उसके पास 2 आज्ञाएं और अधिक चीजें हैं जिन्हें संग्रहित किया जा सकता है। हालांकि इन एकत्रित चीजों को वास्तविकता में नहीं लाया जा सकता है, लेकिन इन्हें बेचा जा सकता है और आय का योग नहीं है। आप जानते हैं, पैसे को वास्तविकता में वापस लाया जा सकता है। हुआंग फैंग को आश्चर्य हुआ। ट्रांसमिशन से पहले उन्हें जो अंगूठी मिली वो न केवल उनके पहले की अंगूठी से बड़ी है, बल्कि इसमें बहुत सी चीजें भी हैं। हुआंग फैंग इस खोज से बेहद खुश है। आपको पता होना चाहिए कि इसमें मौजूद चीजों को अंगूठी के साथ प्राप्त किया जा सकता है, यानी उन्हें वास्तविकता में वापस लाया जा सकता है। हुआंग फैंग को इसमें वॉरक्राफ्ट के कई क्रिस्टल नाभिक मिले, जो जादू को बहाल करने और यहाँ तक कि जादुई हमले की शक्ति को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। जो बात हुआंग फैंग को अधिक खुश करती है वो ये है कि इसमें एक जादू की छड़ी है। ऐसा लगता है कि रिंग का पूर्व मास्टर भी कोई जादूगर है। हुआंग फैंग जब लोगों पर जादू छोड़ते हैं तो जादू की छड़ी का उपयोग नहीं करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उसे जादू की छड़ी की जरूरत नहीं है। सामान्य निम्न स्तरीय जादुई विधियों को जारी करने के लिए जादू की छड़ी की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि उच्च स्तरीय जादू स्पष्ट रूप से ठीक नहीं है। इसके अलावा जादू की छड़ी का उपयोग करते समय एक अच्छी जादू की छड़ी जारी जादुई शक्ति को बढ़ा सकती है। जादू की छड़ी जितनी अच्छी होगी उतनी ही शक्तिशाली होगी। हुआंग फैंग को जादू की छड़ी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए वो नहीं जानता कि उसके हाथ में जादू की छड़ी का स्तर क्या है। हालांकि हुआंग फैंग जादू की छड़ी के इस्तेमाल से बहुत संतुष्ट है। फिलहाल ज्यादा मांग नहीं है। यह आगे शहर का दौरा करने का समय है। हुआंग फैंग ने रिंग में सब कुछ डाल दिया और दूर से शहर को देखा और खुद से कहा, एनबीएसपी छोटा, कम अद्यतन और तेज विज्ञापन बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 731 पूछताछ। हातियान चेंग एक तेज बीएमडब्ल्यू की सवारी करते हुए हुआंग फैंग जल्द ही शहर के द्वार पर आ गया। गेट के ठीक ऊपर 3 बड़े पात्र दिखाई दिए। स्टोरेज बॉक्स की मदद से हुआंग फैंग दुनिया में अनपढ़ नहीं होंगे। हुआंग फैंग घोड़े से उतरता है और घोड़े को शहर में ले जाता है। रास्ते में बहुत से लोग उसे अलग नजरों से नहीं देखते। आखिरकार वो अब ओयांग परिवार के साथियों के कपड़े पहन रहा है और जिस घोड़े पर वो सवारी कर रहा है वो दुनिया में अजीब नहीं लगता है, क्योंकि दुनिया में कई वॉरक्राफ्ट हैं। खासकर हाउटियन शहर में जो कोहरे की जंगल के करीब है, जहां वॉरक्राफ्ट अधिक है, वहां हजारों लोग हैं। भले ही इंसानों ने कई सालों तक खोजबीन की हो, लेकिन वे यह नहीं कह सकते कि उन्होंने इसमें मौजूद सभी वॉरक्राफ्ट को पहचान लिया है। इसलिए समय समय पर कुछ लोग ऐसे राक्षसों के साथ यहाँ आएंगे जिन्हें उन्होंने नहीं देखा है। शुरुआत में कुछ लोगों को उत्सुकता होगी, लेकिन कई बार बाद इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हुआंग फैंग को एक सराय मिलती है और वो अंदर चला जाता है। दूसरे बच्चे को घोड़े देने के बाद हुआंग फैंग सराय में प्रवेश करता है। हुआंग फैंग ने जानबूझकर एक बड़ी सराय ढूंढ ली है।
इस समय सराय की पहली मंजिल पर हॉल में कई लोग खा पी रहे हैं। हुआन फैंग यहाँ दुनिया के खास खाने का स्वाद चखने और खबरें जानने के लिए आते हैं। सर, आप क्या खाएंगे? जैसे ही हुआन फैंग को बैठने की जगह मिली, एक वेटर आया और विनम्रता से पूछा, बस आपके विशिष्ट व्यंजनों में से कुछ। हुआन फैंग ने कहा कि यहाँ कोई मेनू नहीं था, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि स्वादिष्ट क्या है। सौभाग्य से हुआन फैंग जैसे कई लोग हैं। आखिरकार वे धुंध भरे जंगल के करीब हैं, इसलिए बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं और बहुत सारे बाहरी लोग भी होते हैं। जियो एयर की नज़र में हुआन फैंग भी एक अजनबी है जो धुंध भरे जंगल का पता लगाने आता है। ठीक है सर, बस 1 मिनट, दूसरे ने कहा। बस एक पल। जल्द ही वेटर हुआन फैंग को व्यंजन परोसेगा। प्रत्येक डिश के लिए वेटर हुआन फैंग को डिश का नाम देगा। ये सभी व्यंजन दुनिया की अनोखी चीजों से बनाए गए हैं। हुआन फैंग को भुने हुए खरगोश का स्वाद आया। स्वाद सचमुच अच्छा था। ये चिकना, कोमल और स्वादिष्ट था। यह मोटा तो था लेकिन चिकना नहीं था। वेटर के अनुसार खरगोश बहुत आम था। आम लोग भी इसे पालते थे, इसलिए कीमत महंगी नहीं थी। ये तो एक आम व्यंजन था। ये सामान्य व्यंजन हुआन फैंग को बहुत अच्छा एहसास देता है। अन्य प्रकार के वॉरक्राफ्ट मांस, यहाँ तक कि जादुई सब्जियों की तो बात ही छोड़ दें। यदि आप इन वॉरक्राफ्ट मांस और जादुई सब्जियों को वास्तविकता में ला सकते हैं तो यह निश्चित रूप से पैसा कमाने वाला होगा। हुआन फैंग ने चुपचाप सोचा, हमें यह जानने की जरूरत है कि वास्तविकता में अभी भी बहुत सारे भोजन हैं, खासकर बहुत सारे अमीर लोग किसी चीज का स्वाद चखने के लिए, चाहे वो महंगी ही क्यों न हो, वे जरा भी नहीं हिचकिचाते। हकीकत में ये स्पष्ट है कि ऐसी कोई चीज नहीं है और स्वाद बहुत अच्छा है। इसलिए हुआन फैंग ने ये गारंटी देने का साहस किया कि ये चीजें वास्तविकता में बहुत लोकप्रिय होंगी। हालांकि उसके लिए ऐसा करना आसान नहीं है। सबसे पहले दूसरी दुनिया की चीजों को वास्तविकता में लाया जा सकता है। अब तक उसके पास चीजों को वापस लाने और उन्हें दूसरे स्थान से वास्तविक दुनिया में वापस लाने के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं है। यदि आप इन चीजों से पैसा कमाना चाहते हैं तो यह स्पष्ट है कि मात्रा पर्याप्त नहीं है। दूसरी बात यह है कि उसके पास इन चीजों के स्रोत को समझाने का कोई तरीका नहीं है। अगर किसी को गलती ढूंढने में दिलचस्पी है तो ये उसके लिए बड़ी मुसीबत होगी। इसलिए हुआन फैंग अब केवल इसके बारे में सोच सकते हैं। अरे, क्या तुमने सुना है कि ओयांग परिवार कल बदल गया है? हुआन फैंग में स्वादिष्ट भोजन का स्वाद चखने और छोटी वाइन पीने के दौरान अगले कमरे से कुछ ही दूरी पर एक मेज पर कई पुरुष कपड़े पहनकर शराब पीते हुए जोर जोर से बातें कर रहे थे। जब हुआन फैंग अंदर आए तो उनकी नजर इन लोगों पर पड़ी, क्योंकि उनके कपड़ों और हथियारों ने साबित कर दिया था कि ये आम लोग नहीं हैं। उन्हें चाकू की धार पर खाना चाहिए। मैंने अभी सुना है कि ओयांग तियान और उनके बेटे ओयांग जिंगवेन को हत्यारे ने मार डाला है। ऐसा कहा जाता है कि हत्यारा रक्त भाड़े के रेजिमेंट से है, उसके बगल वाले एक आदमी ने कहा। हत्यारा? कौन जानता है कि जो आदमी पहले बोल रहा था उसने व्यंग्य किया था और उसका चेहरा व्यंग्य से भरा था। क्या आपको लगता है कि उसके पिता और पुत्र ओयांग तियान को उन खूनी भाड़े के सैनिकों ने मार डाला था? तो अंदर की कहानी, अन्य लोग भी उत्सुक हैं। मुझे यकीन नहीं है कि कोई अंदरूनी कहानी है या नहीं। हालांकि ओयान परिवार और रक्त भाड़े के रेजिमेंट के सदस्य कुछ समय से एक दूसरे से लड़ रहे हैं। क्या आपने रक्त भाड़े के रेजिमेंट के सदस्यों को शहर में आते देखा है? खूनी भाड़े की रेजिमेंट शक्तिशाली है, लेकिन आखिरकार ये हातियानचेंग है जो ओयान परिवार का क्षेत्र है। यहाँ के 4 परिवारों के मुखिया के रूप में ओयान परिवार खूनी जितना अच्छा नहीं हो सकता है अन्य स्थानों पर भाड़े की रेजिमेंट, लेकिन हातियानचेंग में ये खूनी भाड़े की रेजिमेंट से बिल्कुल भी नहीं डरती है। बाकी सभी ने सिर हिलाया। ओयान परिवार इस क्षेत्र की सबसे बड़ी ताकत है। भले ही खूनी भाड़े का समूह साम्राज्य में दुर्लभ बिस्तरीय भाड़े का समूह है, ये हातियानचेंग में ओयान परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। वे खूनी भाड़े के सैनिक रेजिमेंट शहर के बाहर घात लगाकर हमला कर रहे हैं और शहर छोड़ने वाले ओयान परिवार और आसपास के छोटे शहर में ओयान परिवार की दुकान को मार रहे हैं। अब वे ओयान पिता और पुत्र को कैसे मार सकते हैं जबकि वे शहर में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं? पहले वक्ता ने जारी रखा। ये सच है। अन्य सहमत हुए। ओयांग तियान की मृत्यु कैसे हुई? ओयांग परिवार झूठ क्यों बोलता है? दूसरे ने संदेह से कहा। ये भी एक अजीब जगह है। हालांकि मैंने ओयांग के परिवार को पहले एक भाड़े का काम करने में मदद की थी, लेकिन मुझे उनके परिवार के बारे में कुछ जानकारी थी। ऐसा लगता है कि ओयांग तियान के उनके परिवार के बुजुर्गों के साथ खराब संबंध है और हाल के वर्षों में ये तेजी से खराब हो गया है। आपका मतलब है वे बुजुर्ग? मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ओयांग की मृत्यु के बाद ओयांग जोग शीर्ष पर था और ओयांग जोग ओयांग के सबसे बड़े बुजुर्ग की भतीजी और दामाद था। आदमी ने रहस्यमय ढंग से कहा। ठीक है, चलो ओयांग के परिवार के बारे में बात नहीं करते हैं। आखिरकार ये हमसे बहुत दूर है। भले ही वे अपने मालिक बदल लें, लेकिन इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। दूसरे ने कहा। अच्छा, औरों ने भी कहा। आइए इस बार अपने एक्शन के बारे में बात करते हैं। मुझे नहीं पता कि जो खबर हमें पहले मिली वो सच है या नहीं। ये सच होना चाहिए। क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि हाल ही में शहर के बाहर अधिक लोग हैं? दूसरे ने कहा। इस बार अनुमान है कि कई विशेषज्ञ कोहरे के जंगल की ओर आकर्षित होंगे। हमारे पास जाने का ज्यादा मौका नहीं है। एनबीएसपी नेटवर्क का नया संस्करण, तेज और अधिक स्थिर। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 732 परिचित। आइए एक नजर डालते हैं, दूसरे ने कहा। ऐसा भव्य अवसर आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा अशांत जल में मछली पकड़ने से कुछ लाभ हो सकता है। कहने का मतलब है भले ही हम अंत में खजाना नहीं पा सके, फिर भी अगर हम दूसरों के साथ जाते हैं तो धुंध भरे जंगल में कुछ अच्छी चीजें पा सकते हैं। लोग कोहरे के जंगल में जाने के पक्ष में अधिक हैं, अन्यथा वे यहाँ दिखाई नहीं देंगे। हुआन फैंग को लंबे समय तक सुनने के बाद वो बस इतना जानता है कि कोहरे में कुछ अच्छा लग रहा है। हालांकि अगर वे लोग यह नहीं बताते कि यह क्या है तो वह नहीं जानता। हालांकि हुआन फैंग जल्दी में नहीं है। उन लोगों के मुताबिक अभी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है। इस अवधि के दौरान कुछ लोग एक के बाद एक हातियन शहर आएंगे, उससे और जानकारी मिलेगी।
इसलिए हुआन फेंग ने आराम से स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेना शुरू कर दिया। उन्हें ओयान परिवार और खूनी भाड़े के रेजिमेंट की ज्यादा परवाह नहीं थी। हालांकि वो पहले भी घटना में लगभग शामिल था, लेकिन उसका इससे कोई लेना देना नहीं था। स्वाभाविक रूप से हुआन फेंग को नहीं पता था कि जो झू गुओ से पहले मिला था वो दोनों पक्षों के बीच लड़ाई का कारण था। यू निंगशुंग ने झू गुओ को ले लिया था, इसलिए सख्ती से कहें तो खूनी भाड़े के रेजिमेंट के इन लोगों ने हुआन फेंग के साथ गलत व्यवहार नहीं किया। जब हुआन फेंग स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहा होता है और अधिक समाचार सुन रहा होता है तो ओयान के परिवार का बुजुर्ग खुश और उदास दोनों होता है। स्वाभाविक रूप से ओयान तियान खुश है क्योंकि अंततः उसे अपनी मृत्यु के साथ पूरे परिवार के अधिकारों को नियंत्रित करने का मौका मिला है। हालांकि ऐसी कई चीजें हैं जो उसे उदास कर देती है। सबसे पहले, ओयान के परिवार के सभी लोग मूर्ख नहीं है। हालांकि उनका दावा है कि ओयान तियान के पिता और पुत्र को खूनी भाड़े के रेजिमेंट के लोगों ने मार डाला था, लेकिन हर कोई इस पर विश्वास नहीं करता है। इनमें से कुछ लोग ओयान तियान के वफादार हैं। वे ओयान तियान के लिए स्पष्टीकरण मांगना चाहते हैं। उनमें से कुछ को ओयान तियान पसंद नहीं है, लेकिन वे इसे जाने नहीं देना चाहते। वे इसके बारे में एक लेख बनाना चाहते हैं क्योंकि उनकी भी बुजुर्ग जैसी ही महत्वाकांक्षा है। आखिरकार ओयांगजोग एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ओयांगतियन के परिवार का मुखिया हो सकता है और वो ओयांगतियन के परिवार का मुखिया बनना चाहता है। ओयांगजोग आमतौर पर बहुत अधिक ठोस कौशल नहीं दिखाता है, इसलिए कई लोग उनके अचानक उभरने को लेकर आश्वस्त नहीं है। ये लोग अब ओयांगतियन की मौत को उसे पदच्युत करने के लेख के रूप में लेते हैं। उन्हें ओयांग परिवार का अधिकार फिर से मिल जाएगा। ऐसी एक से अधिक चीजें हैं जिनके बारे में बुजुर्ग को चिंता है। दूसरा ये कि वो दूसरों को बता नहीं सकता। यह अंगूठी लेने के बारे में है। चूंकि उसने ओयांग तियान के हाथ से अंगूठी छीन ली थी, उसने कई बार कोशिश की लेकिन वह इसे नहीं खोल सका। अगर उसने ओयांग तियान को इसका इस्तेमाल करते नहीं देखा होता तो उसे संदेह होता कि अंगूठी नकली थी। बुजुर्ग ने यह भी नहीं सोचा कि उन नौकरों ने अंगूठियां बदल ली हैं या नहीं। हालांकि एक तो यह है कि समय का कोई मतलब ही नहीं है, दूसरा ये कि उन्होंने अकेले में जांच की और कुछ पता नहीं चला। तो बुजुर्ग को अभी भी लगता है कि यह अंगूठी असली है। वो बस यह नहीं जानता कि ओयांग तियान ने उसे अप्रत्याशित रूप से किस साधन का उपयोग करने दिया। वो इसे नहीं खोल सका। इस कारण से बड़े ने ओयांग तियान को, जो पहले ही मर चुका था, कई बार डांटा। अगले कुछ दिनों में हुआन फैंग कहीं नहीं गया, इसलिए वो हाउटियन शहर में रहा, इधर उधर घूमता रहा और दुनिया से परिचित रहा। इन दिनों हातियन शहर अधिक से अधिक जीवंत हो गया और अधिक से अधिक लोग यहाँ इकट्ठा होने लगे। ये लोग या तो तलवार चलाने वाले थे या जादूगर थे, जो दुर्लभ जादूगर थे। इस समय हाउटियन शहर में इसे हर जगह देखा जा सकता है। हाल के दिनों में हुआन फैंग के पास अभी भी कुछ उपलब्धियां हैं। सबसे पहले, वो दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानता है। ये तलवारों और जादू की दुनिया है। बहुत से लोग हैं जो अभ्यास करते हैं। जब तक उनके पास ये योग्यता है, वे तलवारबाज या जादूगर के रूप में अभ्यास करेंगे। हालांकि जादूगर तलवारबाजों से बहुत कम है, इसलिए जादूगर इस दुनिया में बहुत महान है। ये जानने के बाद हुआन फैंग ने एक बार सराय में अपनी जादुई क्षमता दिखाई। तब बॉस हुआन फैंग के प्रति बहुत विनम्र थे, यहाँ तक कि उन्हें खाने और रहने पर भी छूट थी। इससे पता चलता है कि जादूगर इस दुनिया में कितना लोकप्रिय है। इसके अलावा हुआन फैंग को यह भी पता है कि ओयान परिवार और खूनी भाड़े के रेजिमेंट के बीच की दुश्मनी के बारे में जानबूझकर पूछताछ नहीं की गई है, लेकिन हाउटियन शहर में सबसे बड़े परिवार के रूप में ओयान परिवार की हर हरकत पर लोग बहुत चिंतित हैं। इसलिए ऐसा नहीं है, कई लोग हाल ही में ओयान परिवार के बारे में बात कर रहे हैं। हुआन फैंग को जानबूझकर पूछने की जरूरत नहीं है और वो कई बातें जानता है। हुआन फैंग ने यह नहीं सोचा था कि ओयान के परिवार और लाल भाड़े की रेजिमेंट के बीच नाराजगी का वास्तव में उससे कुछ लेना देना था। हालांकि यह आश्चर्य की बात नहीं है कि हुआन फैंग ने स्टोरेज बॉक्स ट्रांसमिशन के छिपे हुए नियमों के बारे में सोचा। आमतौर पर भंडारण बॉक्स उसे उस स्थान पर पहुंचाता है जहां से उसने चीजें प्राप्त की हैं। हुआन फैंग को यह भी संदेह था कि 2 प्राप्त अंगूठियां उसने प्राप्त की, साथ ही निषेध स्क्रॉल का मालिक भी शहर में है। इस कारण से हुआन फैंग ने हाल के दिनों में ओयान परिवार पर अधिक ध्यान दिया है, लेकिन ओयान परिवार शांतिपूर्ण नहीं है। ओयान जोग से बहुत से लोग असंतुष्ट हैं। ओयान की मृत्यु के बाद ओयान परिवार से कई महत्वाकांक्षी लोग उभरे हैं और यहाँ तक कि अन्य परिवार भी ओयान परिवार को तोड़ने के लिए गड़बड़ कर रहे हैं। और उन्होंने किया। ओयान का परिवार मुश्किल में लग रहा है। उन्हें खूनी भाड़े के रेजिमेंट के लोगों ने घूर कर देखा है। अब वे संकट में हैं। अन्य परिवार फिर हस्तक्षेप करते हैं। बहुत से लोग जो ओयान जोग के प्रति आश्वस्त नहीं है, वे स्वतंत्र होना चाहते हैं। कई लोग कहते हैं कि ओयान की मौत ओयान जोग और बुजुर्ग रिश्ते से छुटकारा नहीं पा सकते। इसलिए कुछ ही दिनों में ओयान परिवार में विखंडन की प्रवृत्ति है। यह वही है जिसकी बड़े और अन्य बुजुर्गों को पहले उम्मीद नहीं थी। उन्होंने परिवार पर अपने प्रभाव को अधिक महत्व दिया और ओयान के साधनों और प्रतिष्ठा को कम आंका। ओयान की उपस्थिति के साथ ओयान परिवार के लोग अभी भी एक साथ मिल सकते हैं। एक बार ओयान की मृत्यु के बाद सभी लोगों की बात मानने वाला कोई नहीं होगा। जब ओयान का परिवार नागरिक संघर्ष में पड़ गया तो हातियन शहर के एक अन्य बड़े परिवार के चाइफोंग में शुनजी नाम के एक नौकर की मृत्यु हो गई। नौकर होने के कारण उसकी मृत्यु अन्य लोगों का ध्यान बिल्कुल भी आकर्षित नहीं कर सकी। कई दिनों की पूछताछ के बाद एंजिकिंग ने फैसला किया कि यह शुनजी वास्तव में नहीं जानता था कि झूग वो कहाँ था, इसलिए उसने शुनजी को मार डाला। आखिरकार अगर शुनजी जीवित बाहर गया और कुछ भी कहा तो इससे उसकी प्रतिष्ठा और उसके पीछे के परिवार पर असर पड़ेगा। एंजिकिंग स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं होने देना चाहता था। एनबीएसपी छोटा, कम अद्यतन और तेज विज्ञापन बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 733 दास। हालांकि इतने छोटे व्यक्ति शुनजी की मृत्यु से निश्चित रूप से बहुत अधिक परेशानी नहीं होगी। दूसरे लोग इस तरह की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। ओएमटीएन और उसका बेटा शुनजी को ढूंढने और उसके बारे में पूछने के लिए तैयार थे। अब 2 लोगों की मौत से यह मामला सुलझ नहीं पाएगा। एडीए अली, कृपया बैठो और मेरे साथ ड्रिंक करो। एक रेस्तरां में हुआन फैंग ने अपने पीछे खड़े एक मोटे दिखने वाले व्यक्ति से कहा। उस आदमी के बगल में एक सुंदर चेहरे वाली एक महिला थी।
इस समय वे दोनों सम्मानपूर्वक हुआंग फैंग के पीछे खड़े थे। युवा मास्टर, हम में हिम्मत नहीं है। दोनों चेहरों पर भय के भाव झलकते हुए बोले। मैं तुम्हें बैठाऊंगा और बैठूंगा, तो तुम क्या करने से डरते हो? हुआंग फैंग ने कहा। ऐसा लगता है कि हुआंग फैंग थोड़ा गुस्से में है। पुरुष और महिला कुछ डरे हुए भाव के साथ बैठ गए। हालांकि उनके नितंब पूरी तरह से बैठे नहीं है और महिला पहली बार बैठी है। हुआंग फैंग के लिए शराब और पकवान डाला है। ठीक है, मैं लोगों को नहीं खा सकता। इतना डरो मत। चलो, मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें लड़की की सेवा से कोई आपत्ति नहीं है। जी श्रीमान, आदमी ने कहा था। इन दोनों गुलामों को आज सुबह गुलाम बाजार में हुआंग फैंग ने खरीदा था। इस दुनिया में दास कानूनी रूप से मौजूद है और व्यक्तियों की निजी संपत्ति है। इसके अलावा विशेष अनुबंधों के अस्तित्व के कारण दास मालिकों को दासों द्वारा खुद को धोखा देने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अधिकांश बड़े परिवार दास खरीदते हैं, उनमें से कुछ श्रम शक्ति के रूप में मौजूद हैं और उनमें से कुछ का पालन पोषण किया जा सकता है। निश्चित रूप से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केवल अपने मनोरंजन के लिए कुछ युवा और सुंदर महिला दासियां खरीदेंगे। इसलिए दास बाजार में वे खूबसूरत महिला दासियां सबसे महंगी होती है। इस संसार में अनेक जातियां हैं, मानव जाति उनमें से सिर्फ एक है। इसके अलावा कल्पित बौने जानवर, समुद्र और यहाँ तक कि पौराणिक ड्रैगन जाति भी है। इन जातियों में सबसे लोकप्रिय दास तेज कान वाले बौने हैं। कल्पित बौने को सुंदर पुरुष और सुंदर महिलाएं, पुरुष और महिलाएं दास कहा जा सकता है। कीमत बहुत अधिक है। कल्पित बौनों के अलावा लंबे और मजबूत दासों की कीमत बहुत अधिक होती है। हालांकि हुआंग फैंग द्वारा खरीदे गए ये दो गुलाम सबसे महंगे कल्पित बौने नहीं है। पुरुष बहुत मजबूत है और महिला कल्पित बौने के अलावा सबसे लोकप्रिय ऑक्स की लोमड़ी है। इसलिए इन दोनों दासों ने अभी भी हुआंग फैंग पर बहुत पैसा खर्च किया। वे दोनों ओर्क्स हैं, सौतेले भाई और सौतेली बहन। नर की माँ बाघ है और मादा लोमड़ी है, तो दिखने में ये बहुत अलग है। जब हुआंग फैंग को अपने आसपास के लोगों से पता चला कि दुनिया में गुलाम है, तो वो प्रभावित हुआ और कुछ खरीदना चाहता था। आखिरकार अन्य लोगों की तुलना में अनुबंधों के अस्तित्व के कारण उच्च निष्ठा वाले इन दासों की हुआंग फैंग को बहुत आवश्यकता थी। दुनिया छोड़ने के बाद उसे एजेंटों की तलाश करनी होगी और पर्याप्त वफादार लोगों को कैसे ढूंढना होगा, जो उसके लिए एक बड़ी समस्या रही है। सौभाग्य से इस दुनिया में दासों के अस्तित्व के कारण उसे अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जी श्रीमान, हुआंग फैंग द्वारा नामित मध्यम आयु वर्ग के बाघ आदमी ने सम्मानपूर्वक हुआंग फैंग को सूचना दी। इन दोनों के पिता सिंह परिवार के सदस्य हैं। हालांकि कल्पित बौने इंसानों की सबसे पसंदीदा गुलाम जाति है, लेकिन ताकतवर जानवर भी ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें इंसान गुलाम बनाना बहुत पसंद करते हैं, खासकर शेर और बाघ। इन दासों का उपयोग परिवार के सदस्यों के रूप में या उत्कृष्ट श्रम शक्ति के रूप में किया जा सकता है। दो भाइयों और बहनों के माता पिता को उन लोगों ने मार डाला जिन्होंने विशेष रूप से दासों को पकड़ लिया था। निस्संदेह वे लोग उन्हें जीवित पकड़ना चाहते थे। आखिरकार केवल जीवित लोग ही पैसा बेच सकते थे। हालांकि उन लोगों ने अपनी मां को खोने के बाद उनके पिता ने मौत से लड़ाई लड़ी और अंततः मारे गए और दोनों भाई बहनों को जीवित पकड़ लिया गया और दास बाजार में डाल दिया गया। उन्हें आज सुबह ही गुलाम बाजार भेजा गया था। उस समय हुआंग फैंग वहां से गुजरा और दास खरीदना चाहता था। हालांकि कीमत बहुत अधिक थी, हुआंग फैंग ने उन्हें खरीद लिया। हाल के दिनों में हुआंग फैंग ने बहुत सारी चीजें बेच दी हैं जो उसने पहले नाजी में प्राप्त की थी और जो लूट उसने उस दिन शहर के बाहर प्राप्त की थी। इसलिए भले ही उसने असली पैसे का आदान प्रदान नहीं किया हो, उसका पैसा बहुत छोटा नहीं है। अब तुम बाद में मेरे पीछे आओगे, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। हुआंग फैंग ने कहा कि उन्हें उन दोनों की गुलाम स्थिति की ज्यादा परवाह नहीं है। उसे उनकी वफादारी की जरूरत थी, अन्यथा वो उन्हें एक साथ बैठकर खाना नहीं खाने देता। हमें ये जानना चाहिए कि अन्य स्थानों पर दासों को अपने स्वामियों के साथ भोजन करने का अधिकार नहीं है, और जो लोग अपने दासों को अच्छी कीमत पर बेचने के लिए दासों को पकड़ते हैं, उन्हें बाजार में उतारने से पहले प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। जब उन्हें वश में कर लिया जाएगा तभी उन्हें सुरक्षित रूप से बेचा जा सकता है, अन्यथा ये गुलाम अपने मालिकों को नुकसान पहुंचाएंगे और वे लोग इसमें शामिल होंगे। धन्यवाद युवा मास्टर, हम अपना काम खुद करने की पूरी कोशिश करेंगे। महिला ने कहा कि हालांकि वो सबसे खूबसूरत कल्पित बौने नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर वो बहुत आकर्षक है। भले ही उसने जानबूझकर हुआंग फैंग को लुभाया नहीं, हुआंग फैंग अपने दिल में एक उछाल महसूस कर सकता है और उसके आसपास के खाने वाले उन्हें देखकर न जाने कितने लोगों को। रात के खाने के बाद आहदा जाओ और कोहरे के जंगल के बारे में पता करो। अली, गुलाम बाजार में जाओ ये देखने के लिए कि क्या कोई उपयुक्त गुलाम है, हुआंग फैंग ने एडीए से कहा। ठीक है युवा मास्टर। एक डीए और एक ली ने जल्दी से कहा कि उनके भाई और बहन हुआंग फैंग के मास्टर को बुलाना चाहते थे। हालांकि हुआंग फैंग इस नाम के बहुत आदी नहीं थे, इसलिए उन्हें खुद को सम्मिलित रूप से युवा मास्टर कहने के लिए कहा गया था और उन्हें इसकी लत भी थी। डिनर के बाद तीनों अलग हो गए। हालांकि हुआंग फैंग ने हाल ही में कोहरे के बारे में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन उन्होंने जानबूझकर इसके बारे में नहीं पूछा, इसलिए उन्हें विवरण नहीं पता था। लेकिन दासों के लिए हुआंग फैंग स्पष्ट रूप से केवल 2 से संतुष्ट नहीं है। उसके पास दुनिया में केवल 1 वर्ष है और इस अवधि में उसे जो सबसे भरोसेमंद व्यक्ति मिल सकता है वो ये गुलाम है। वे अपने आप को धोखा नहीं देंगे। इसके अलावा जब तक वे एक बार पैसा खर्च करते हैं, वे भविष्य में भी भुगतान नहीं करेंगे। यदि वो उन्हें मार भी डाले तो भी कोई उसकी खोज नहीं करेगा। इससे अधिक उपयुक्त क्या होगा? इसलिए जब हुआंग फैंग को पता चला कि यह दास व्यापार वैध है, तो उन्होंने पहले ही बड़ी संख्या में दास खरीदने का विचार कर लिया था। एनबीस छोटा, कम अद्यतन और तेज विज्ञापन। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 734 भाड़े का संघ। बेशक हुआंग फैंग गुलाम खरीदना चाहते हैं, सभी गुलाम नहीं। आखिर उनका पैसा भी सीमित है। वो जो खरीदना चाहता है वो ऐसा होना चाहिए जो उसकी मदद कर सके, चाहे वो शारीरिक रूप से मजबूत हो या कुशल। जहां तक उन लोगों की बात है जो बहुत बूढ़े हैं, वो ऐसा नहीं करना चाहता और वो जीवित बोधिसत्व नहीं है। हालांकि ऐसे लोग गुलाम बाजार में भी बहुत से नहीं है।
हुआन फेंग ने पहले ही अली को दासों की पसंद के मानक के बारे में बता दिया है, इसलिए वो जानती है कि उसे क्या चाहिए। दोनों भाई बहन के बीच अफेयर्स है और हुआन फेंग खुद निष्क्रिय नहीं है। हाल ही में वो भाड़े के ट्रेड यूनियन में बहुत रुचि रखते हैं। इस अवधि के दौरान वो अक्सर अपने आसपास के लोगों को भाड़े के सैनिकों के बारे में बात करते हुए सुनता है। अब हातियान शहर में आने वाले अधिकतर लोग भाड़े के सैनिक हैं। इनमें से कुछ भाड़े के सैनिक अकेले काम कर रहे हैं, कुछ भाड़े के रेजिमेंट का अनुसरण कर रहे हैं। इन लोगों की चैट के माध्यम से हुआन फेंग को यह भी पता है कि चाहे एक भी भाड़े का सैनिक या भाड़े का रेजिमेंट हो, वे भाड़े के ट्रेड यूनियन में कार्यों को स्वीकार कर सकते हैं, भाड़े के कार्यों को पूरा कर सकते हैं और अनुभव और पैसा प्राप्त कर सकते हैं। अनुभव व्यक्तिगत भाड़े के सैनिकों या भाड़े के सैनिकों के लिए बहुत उपयोगी है। उनके लिए अपग्रेड करने का यही एकमात्र तरीका है। केवल भाड़े के सैनिकों और भाड़े के रेजिमेंट के पर्याप्त अनुभव को अपग्रेड किया जा सकता है। और हुआन फेंग भी सोचता है कि क्या वह भाड़े का सैनिक बनना चाहता है या नहीं। इस तरह जब वह दुनिया में मौका लेता है तो ये भी देख सकता है कि क्या कोई काम है जो वह कर सकता है। बेशक हुआन फेंग एक भाड़े का सैनिक बनना चाहता है। अब ऐसा लगता है कि भाड़े का सिपाही बनने के लिए उसे ज्यादा प्रक्रियाओं की जरूरत नहीं है। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या वह कुछ भी पूरा कर सकता है, हुआन फेंग बहुत ज्यादा मौजूद नहीं है। भाड़े का संघ मुख्य भूमि में एक बहुत बड़ा संगठन है। कई शहरों में इसकी शाखाएं हैं। ये हातियन शहर धुंध भरे जंगल के करीब है। ऐसे कई भाड़े के सैनिक हैं जो जोखिम लेने के लिए यहाँ आते हैं, इसलिए जाहिर तौर पर यहाँ भाड़े के संघ की शाखाएं हैं। इसके अलावा क्षेत्र छोटा नहीं है। हुआन फेंग आसानी से पाया जा सकता है। मैं एक भाड़े का सैनिक बनना चाहता हूँ, मुझे किन प्रक्रियाओं की आवश्यकता होगी? हुआन फेंग भाड़े के संघ में एक खिड़की के पास आए और अंदर के लोगों से कहा। इस समय भाड़े के संघ में बहुत सारे लोग हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे। हालांकि यहाँ कई खिड़कियां हैं, इसलिए हुआन फेंग को आने से पहले ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। बिना सिर उठाए उसने कहा, एक सोने का सिक्का। हुआन फेंग ने गुप्त रूप से अफसोस जताया कि आवेदन शुल्क काफी अधिक है। वो कुछ समय से यहाँ है, स्वाभाविक रूप से वो यहाँ कीमत स्तर को जानता है। एक सोने का सिक्का 3 लोगों के परिवार के लिए 1 महीने तक रहने के लिए पर्याप्त हो सकता है, और भंडारण बॉक्स और सोने के सिक्के और नर्म लड़की के सिक्के का विनिमय अनुपात 1 से 1000 है, यानी अकेले आवेदन शुल्क है 1000 युआन। हालांकि भले ही भाड़े का सैनिक बनने के लिए बहुत अधिक पंजीकरण शुल्क हो, फिर भी मुख्य भूमि पर कई भाड़े के सैनिक हैं, क्योंकि केवल जब आप भाड़े के सैनिक बन जाते हैं तो आप कार्य लेने जा सकते हैं और कार्यों को पूरा करने के लिए पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि सोने के कई सिक्के हैं, फिर भी बात की रिपोर्ट के लिए यह इसके लायक है। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के हुआन फेंग ने एक सोने का सिक्का सौंप दिया। उस आदमी ने जल्दी से सिक्का ले लिया, फिर हुआन फेंग का नाम पूछा और एक रिकॉर्ड बना दिया। हुआन फेंग एक वास्तविक भाड़े का सैनिक बन गया। ये काफी कुशल है। हुआन फेंग ने अपनी पहचान साबित करने के लिए एक छोटा सा चिन्ह लिया और बुदबुदाया, यह वही है जो उस आदमी ने उसे दिया था जब वो भाड़े का सैनिक बन गया था। मुझे नहीं पता कि यह ब्रांड किस धातु से बना है। सामने की तरफ हुआन फेंग का नाम है और पीछे एक बड़ा एफ अक्षर है, जो दर्शाता है कि हुआन फेंग सबसे निचले एफ भाड़े का स्तर है। यदि आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको भाड़े का कार्य करना होगा। भाड़े के संघ के हॉल के केंद्र में एक प्रदर्शन जैसी चीज है। इस पर बहुत सारी सूचनाएं स्क्रॉल हो रही हैं, जो भाड़े के संघ द्वारा जारी किए गए सभी कार्य हैं। इनमें से अधिकांश कार्यों में स्तर संबंधी प्रतिबंध है। केवल वे ही कार्य जो अत्यंत कठिन या विशेष हो, उनमें किसी स्तर का प्रतिबंध नहीं होगा। ऐसे कार्यों का मतलब आमतौर पर खतरनाक होता है। निम्न स्तर पर जाने की संभावना कभी वापस नहीं आने की होती है। हुआन फेंग निम्न स्तरीय कार्यों पर बहुत अधिक समय खर्च नहीं करना चाहते हैं। आखिरकार वे कार्य कम पुरस्कार देते हैं और बहुत अधिक समय लेते हैं, जो लागत प्रभावी नहीं है। जब हुआन फेंग ये देखने के लिए तैयार था कि वो क्या कर सकता है, और जब वो अधिक लागत प्रभावी कार्य पर था, तो उसकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हुई जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। एडीए, तुम यहाँ कैसे हो? हुआन फेंग पूछने पर थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। इस समय क्या एडीए को धुंध भरे जंगल के बारे में नहीं पूछना चाहिए? यह इस भाड़े के संघ में कैसे प्रकट हो सकता है? युवा मास्टर, आप भी वहाँ हैं। एडीए भी हुआन फेंग को देखकर आश्चर्यचकित हुआ और फिर उसने कहा, युवा मास्टर, मैंने पहले ही धुंधली चीजों के बारे में पूछताछ की है। भाड़े के संघ में अभी भी कुछ जानकारी है? भाड़े के संघ में? हुआन फेंग ने संदेह से पूछा। कुआ, एडीए ने कहा। उसके बाद एडीए हुआन फेंग को रिपोर्ट करेगा। ये पता चला है कि लोग शेंग जिगो नामक खजाने के लिए धुंध भरे जंगल में जाने के लिए हातियानचेंग में एकत्र हुए थे, जो हुआन फेंग से पहले जुगो की तुलना में बेहतर प्रभाव वाला एक शीर्ष श्रेणी का फल है। हालांकि जुगो मानव जीवन को भी बचा सकता है और खेती की गति को बढ़ा सकता है। ये केवल उन लोगों के लिए प्रभावी है जो अत्यधिक खेती नहीं करते हैं। यह उन लोगों के लिए बेकार है जो अत्यधिक सुसंस्कृत है। हालांकि ये पवित्र बैंगनी फल अलग है। इससे न सिर्फ लोगों की जान बचाई जा सकती है, बल्कि खेती की गति भी बढ़ाई जा सकती है, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्होंने पहले से ही उच्च स्तर की साधना हासिल कर ली है। इसका प्रभाव समान है। इसके अलावा ये फल उन लोगों को भी मदद कर सकता है जो अड़चन की स्थिति में हैं, जो कि बहुत दुर्लभ है। आप जानते हैं, इस दुनिया में बहुत कम चीजें हैं जो लोगों को आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं। अभ्यास करने वाले लगभग हर व्यक्ति को अड़चन का सामना करना पड़ेगा। वे केवल स्वयं ही इसे तोड़ सकते हैं, लेकिन यह आसान नहीं है। कुछ लोग अड़चन की स्थिति में हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अगले कार्ड का उपयोग दशकों तक किया जा सकता है। तो हम यहाँ इस चीज का मूल्य देख सकते हैं। इन प्रभावों के अलावा इसका एक शक्तिशाली प्रभाव भी है, यानी यह लोगों के जीवन काल को बढ़ा सकता है। किंवदंती के अनुसार जब तक आप इस फल का सेवन करते हैं, आप अपने यान के जीवन को 20 साल तक बढ़ा सकते हैं। ये प्रभाव ही लोगों को पागल करने के लिए काफी है। और मुझे नहीं पता कि इस बार खबर कहाँ से आई। उसने कहा कि कोहरे की गहराई में अब एक ऐसा फल है जो पकने ही वाला है, और इसकी खबर लाल चांद वाले देश के राजा को भी है। इस कारण से उन्होंने एक भाड़े का कार्य भी जारी किया। यदि कोई इस फल को वापस लाने में उसकी मदद कर सकता है, तो वो दूसरे पक्ष को रैंक करने देगा। साथ ही सोना, चांदी और आभूषणों का भी फल मिलता है।
वी चैट खोज सार्वजनिक नंबर मरी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 735 कार्य ग्रहण करना। रेड मून साम्राज्य का सम्राट इस वर्ष 70 वर्ष से अधिक का हो गया है। उसकी कोई खेती नहीं है, वो एक साधारण व्यक्ति है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए वो बहुत बूढ़ा है, वो कभी भी फांसी लगा सकता है। एक देश के राजा के रूप में वो स्पष्ट रूप से इस तरह मरने को तैयार नहीं है। अब उसके पास अपना जीवन जारी रखने का मौका है, वो इसे कैसे जाने दे सकता है? तो इस बार चाहे फल के आकर्षण के कारण या रेड मून साम्राज्य के सम्राट द्वारा जारी किए गए कार्य के कारण, एक शब्द में बहुत सारे लोग धुंध भरे जंगल में आ रहे हैं। न कि केवल रेड मून साम्राज्य से, बल्कि अन्य देशों से भी। वे भी बारी बारी से दावत में आए। सो है, हुआन फेंग ने सिर हिलाया और कहा, अदाई यहाँ आया था जाहिर तौर पर कार्य की विशिष्ट सामग्री को देखने के लिए, और हुआन फेंग को जल्द ही बड़े स्क्रीन पर कार्य मिल गया। पवित्र बैंगनी फल धोने, धुंधले जंगल की गहराई में जाएं, इसे पवित्र बैंगनी फल में वापस लाएं, और आप कार्य पूरा कर सकते हैं। इस कार्य के लिए कोई स्तर सीमा नहीं है, लेकिन यह बहुत खतरनाक है। कृपया ऐसा करें, आप कर सकते हैं। कार्य जारी किया गया है। लाल चंद्रमा साम्राज्य का सम्राट। इनाम 10 लाख सोने के सिक्के, एक गिनती, एक लाल चंद्रमा कवच, 10 लाख भाड़े का अनुभव, 10 लाख भाड़े का रेजिमेंट अनुभव। पुरस्कार वास्तव में समृद्ध है। कार्य का परिचय पढ़ने के बाद हुआन फेंग ने मन ही मन सोचा, जैसा कि कहा जा रहा है, यदि आपको वास्तव में पवित्र बैंगनी फल मिलता है, चाहे आप इसे ले या सौंप दें, यह आपके अपने विचारों पर निर्भर करता है। एडीए, तुम्हें अपनी बहन को भाड़े के सैनिक के रूप में पंजीकृत करना चाहिए। फिर अपनी बहन को बुलाओ और उसे भाड़े के सैनिक के रूप में पंजीकृत करने दो, हुआन फेंग ने मुड़कर एडीए से कहा। युवा मास्टर, ये एडीए थोड़ा झिझका। मैंने पहले कभी नहीं सुना कि गुलाम भाड़े के सैनिक बनते हो। ठीक है, संकोच मत करो, जल्दी जाओ। हुआन फेंग ने दूसरी तरफ एक सोने का सिक्का थमाया और कहा, ठीक है युवा मास्टर। हुआन फेंग के शब्द एडीए ने स्पष्ट रूप से अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। सोने के सिक्के लेने के बाद वो रजिस्ट्री कराने गई और फिर अपनी बहन को ढूंढने चली गई। जबकि हुआन फेंग भाड़े के लीग यूनियन में रहे और कार्यों को देखना जारी रखा। ये कहना होगा कि भाड़े का संघ वास्तव में व्यस्त है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो काम अपने ऊपर लेते हैं और उन्हें सौंप देते हैं। जब हुआन फेंग ने सभी कार्यों को देखा तो एक दाने अली को भी पाया। हुआन फेंग के समर्थन से अली भाड़े का सैनिक बन गया। उसके बाद हुआन फेंग और उनके भाई और बहन फिर से काउंटर पर आए और कहा, हेलो, मैं एक भाड़े की रेजिमेंट स्थापित करना चाहता हूँ। हाँ, हुआन फेंग का उद्देश्य एक भाड़े की सैनिक समूह की स्थापना करना है। जब उन्होंने यह नहीं सोचा कि दुनिया में कौन सा उद्योग चलाया जाए, तो हुआन फेंग ने सबसे पहले एक भाड़े के समूह की स्थापना के बारे में सोचा। उसके अलावा सभी भाड़े के सैनिक गुलाम हैं। आखिरकार ये बल के संरक्षण के बिना एक अराजक दुनिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या व्यवसाय करता है, वो बहुत उदार हृदय नहीं है। पिछले समय और स्थान की तरह वो सुपर की शक्ति का उपयोग करना चाहता था, और इस बार हुआन फेंग का दूसरों की शक्ति का उपयोग करने का इरादा नहीं था, लेकिन वह चाहता था अपनी शक्ति को नियंत्रित करने के लिए। अन्य समय और स्थान में यह आसान नहीं हो सकता है, क्योंकि वो हर समय इन समय और स्थान में नहीं रह सकता है। लेकिन इस समय और स्थान में ये समान नहीं है। यहाँ गुलाम है, ये गुलाम उसके प्रति वफादार होते हैं, भले ही वो लंबे समय तक ना आए, लेकिन ये लोग उसे धोखा नहीं देंगे। हुआन फेंग ऐसे अच्छे लोगों को कैसे जाने दे सकते हैं? इसलिए जब उसने खुद को एक भाड़े के सैनिक के रूप में पंजीकृत कराया, तो उसे अचानक ये ख्याल आया, अगर वो यहाँ एडीए से नहीं मिले तो भी उन्हें बाद में पंजीकरण कराने के लिए कहा जाएगा। 100 सोने के सिक्कों का भुगतान करने के अलावा भाड़े की रेजिमेंट स्थापित करने के लिए 3 भाड़े के सैनिक हैं। अब हुआन फेंग की ओर से केवल 3 भाड़े के सैनिक हैं। पैसे का भुगतान करने के बाद हुआन फेंग ने अपनी भाड़े की रेजिमेंट का सुचारू रूप से प्रतिनिधित्व करते हुए पदक प्राप्त किया। पदक के पीछे हुआन फेंग द्वारा चुना गया महान दीवार पैटर्न है और सामने चीनी चरित्र है। कहना होगा कि यहाँ कई चीजें आज भी बेहद जादुई हैं। हुआन फेंग ने मोटे तौर पर महान दीवार की उपस्थिति का वर्णन किया है, और ऐसा पदक यहाँ तुरंत बनाया जा सकता है। पदक के सामने हुआक्सिया शब्द के आगे एक छोटा शब्द एफ है। हुआन फेंग द्वारा बनाई गई हुआक्सिया भाड़े की रेजिमेंट स्पष्ट रूप से सबसे निचली भाड़े की रेजिमेंट है। हालांकि हुआन फेंग को इसकी परवाह नहीं है और स्तर धीरे धीरे बढ़ सकता है। चलो चलो काम लेते हैं, हुआन फेंग ने दोनों से कहा। उसके बाद हुआन फेंग 2 लोगों को स्क्रीन पर ले गया और बड़े पात्रों की उन 2 पंक्तियों पर अपने भाड़े के पदक की ओर इशारा किया। फिर उनके पदक से प्रकाश की एक चमक निकली, जिससे पता चला कि हुआन फेंग ने कार्य को सफलतापूर्वक स्वीकार कर लिया है। एडीए और अली दोनों के पास भाड़े की रेजिमेंट से पदक हैं। वे भी हुआन फेंग से सीखते हैं और कार्य लेने जाते हैं। देखो, कोई फिर मरने वाला है। हुआन फेंग के 3 लोगों द्वारा कार्यभार संभालने के बाद हुआन फेंग के बगल वाला एक युवक तुरंत उस पर हंसा। हाँ, यह एक नवस्थापित भाड़े की रेजिमेंट है जिसमें केवल 3 लोग हैं। ये वास्तव में बहादुर है। वह आदमी जारी रहा। आसपास के लोग भी मुस्कुराए और तीनों लोगों की ओर इशारा किया। आप क्या कहते हैं? आप मरना चाहते हैं, है ना? हुआन फेंग ने अभी तक बात नहीं की है। एडीए इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। हुआन फेंग उनके गुरु है, निस्संदेह वो अपने स्वामी का उपहास होते नहीं देख सकता। क्यों बड़े आदमी, क्या तुम मुसीबत खड़ी करना चाहते हो? वो आदमी बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने अदा की ओर हिकारत से देखा और कहा, यद्यपि एडीए मजबूत और शक्तिशाली है, उसके पास अपनी पार्श्विक शक्ति के अलावा कोई उपलब्धि नहीं है, जो कि ऑक्स की एक विशेषता भी है। ऑक्स आमतौर पर इंसानों से अधिक मजबूत होते हैं। भले ही अली एक कमजोर महिला लगती हो, लेकिन उनकी ताकत छोटी नहीं है। हालांकि ईश्वर निष्पक्ष है, वे ऑक्स को शक्तिशाली शक्ति देते हैं, लेकिन इससे उन्हें अभ्यास करते समय कई कठिनाइयां होती हैं। आमतौर पर ऑक्स अभ्यास नहीं कर सकते हैं। भले ही वे अभ्यास करें, उनकी अंतिम उपलब्धियां बहुत अधिक नहीं होंगी। बेशक ऐसे ऑक्स हैं जो शीर्ष मानव विशेषज्ञों के स्तर तक अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार यह एक छोटी संख्या है, तभी तो स्वर्ग है।
हालांकि भले ही वे अभ्यास नहीं कर सकते, ऑक्स अपनी शक्तिशाली शक्ति के आधार पर मानव स्वामी के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। अन्यथा ऑक्स को लंबे समय से मनुष्यों द्वारा नष्ट कर दिया गया है। इस दुनिया में इतनी दया नहीं है। एडीए, इसे भूल जाओ। हुआंग फैंग ने एडीए को रोक दिया जो शुरू करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि हुआंग फैंग उस आदमी को सबक नहीं सिखाना चाहता, बल्कि उसने उस आदमी को यहाँ आते देखा है जिसके पास भाड़े का संघ है। अभी अभी उसने देखा कि यहाँ कोई उपद्रव नहीं हो सकता, अन्यथा भाड़े के संघ के दुश्मन को न केवल बाहर निकाल दिया जाएगा, बल्कि भाड़े के सैनिक की पहचान से भी वंचित कर दिया जाएगा। ऐसे विदूषक के लिए जाहिर तौर पर इसके लायक नहीं है। मूर्ख तो मूर्ख होता है। जब उस व्यक्ति ने एडीए को वापस जाते देखा तो उसे और भी अधिक गर्व हुआ। एनबीएसपी छोटा, कम अद्यतन और तेज विज्ञापन बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 736 निराशा। हुआंग फैंग ने उस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो स्क्रीन की ओर देखता रहा। आमतौर पर एक भाड़े का सैनिक एक समय में केवल एक ही कार्य कर सकता है। हालांकि बिना ग्रेड सीमा वाले उन कार्यों के लिए उन्हें इस गणना में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए हुआंग फैंग इस समय भी एक एफ स्तर का कार्य कर सकते हैं। बेशक अगर वो उस असीमित कार्य को जारी रखता है तो ये ठीक है। जब एक भाड़े के सैनिक के पास अपनी स्वयं की भाड़े की रेजिमेंट होती है तो वो कार्यों को प्राप्त करने के लिए अपने स्वयं के भाड़े के पदक का उपयोग कर सकता है या भाड़े के रेजिमेंट के पदक का उपयोग कर सकता है। किसी भी स्थिति में उसे केवल एक बार प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसके अलावा कार्य पूरा होने के बाद व्यक्तिगत और भाड़े की रेजिमेंट दोनों अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और प्राप्त अनुभव की गणना अलग से की जाती है। जब आसपास के लोग हुआंग फैंग को देखते हैं तो वे वास्तव में ग्रेड प्रतिबंध के बिना कार्य करते हैं और वे सभी उनके बारे में आशावादी नहीं होते हैं। हालांकि वे कुछ भी अप्रिय नहीं कहते हैं, लेकिन उन्हें स्पष्ट रूप से लगता है कि हुआंग फैंग मौत की तलाश में है। अतीत में किसी ने भी ऐसे कार्य नहीं किए हैं, लेकिन बहुत कम कार्य हैं जिन्हें पूरा किया जा सकता है। अंततः उन्होंने या तो हार मान ली या कार्य पूरा करने की प्रक्रिया में ही उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए भले ही उस व्यक्ति ने इसे बुरी तरह से कहा हो, ये पूरी तरह से अनुचित नहीं है। हालांकि वो आदमी स्पष्ट रूप से ऐसा आदमी नहीं था जो अच्छे को स्वीकार करना जानता हो। हुआंग फैंग के निम्न स्तरीय कार्यों को देखकर उन्होंने कहा, यह सही है, आप जैसे नौसिखिए सबसे सरल कार्यों के योग्य हैं। जहां तक अन्य कार्यों की बात है तो आपको उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसा लगेगा कि वे बहुत बेवकूफ है। नीम हकीम, हुआंग फैंग ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, वो आदमी स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी नजर में नौसिखिया खुद से ऐसा कहने की हिम्मत करेगा। उन्हें तुरंत गुस्सा आ गया। हालांकि उन्होंने भी यहाँ ऐसा करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उन्होंने खुद को इस स्वर को सहन करने के लिए मजबूर किया और कहा, ये कार्य साम्राज्य में 3 स्तर के भाड़े के रेजिमेंटों में से 2 है और 20 स्तर के भाड़े के रेजिमेंटों में से 8 है। आपने अभी जो छोटी भाड़े की रेजिमेंट स्थापित की है वो चाहती है घुल मिल जाना और लोगों के हंसने से डरना। यह आपका व्यवसाय है कि आप अपने दांत खराब न करें। यह मेरा व्यवसाय है कि मैं कार्य अपने ऊपर न ले लूं। मेरे रास्ते में मत आओ। हुआंग फैंग ने कहा, 2 लोगों की ओर देखने के बाद कहा, आप दोनों भी देखने आए, 2 भाड़े के कार्य करें, स्तर को उन्नत करें। हुआंग फैंग उस आदमी से निपटना नहीं चाहता था, लेकिन उसका जाने का इरादा नहीं था। इसके बजाय वो चिल्लाया, आओ और देखो, वहां एक नवस्थापित भाड़े की सैनिक रेजिमेंट है जिसने सेंट जिगो का काम लिया है। इसके अलावा उन्होंने लेवल ए और बी के भाड़े के सैनिकों से ये काम लेने की भी धमकी दी। आइए भविष्य देखें हमारे भाड़े के समुदाय की हस्तियां। इस शख्स के चिल्लाने का कुछ तो असर होता है। हुआंग फैंग और अन्य पर अधिक भाड़े के सैनिक नजर रख रहे हैं। इन सभी लोगों की अभिव्यक्तियां एक हैं, वे सभी मूर्खों को देखने जैसी ही हेय दृष्टि से देखते हैं। आखिरकार कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि हुआंग फैंग और उसका नवस्थापित भाड़े का समूह उन प्रसिद्ध भाड़े के सैनिकों से कार्य ले सकता है। ये कार्य तो अपने आप में बहुत कठिन है। उत्साहित मत हो, कार्य देखने जाओ। हुआंग फैंग ने एक बार फिर एडीए को रोक दिया। उसने अभी अभी उस आदमी पर गहरी नजर डाली, उसके बाद भी उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। उस आदमी ने देखा कि उसने हुआंग फैंग को कई बार उकसाया था, लेकिन हुआंग फैंग इसे सहन नहीं कर सका। जबकि उसने अपने दिल में हुआंग फैंग को और भी अधिक हेय दृष्टि से देखा, उसे ऊब भी महसूस हुई। कुछ शब्दों के बाद वह चला गया। हुआंग फैंग ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर उन दोनों से पूछा, क्या आपने कार्य पूरा कर लिया है? कुआ, एडीए और अली ने एक साथ कहा कि आखिरकार निम्नतम स्तर के कार्य बहुत कठिन नहीं है और अधिक चयन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए चलें और करने के लिए कुछ दिलचस्प खोजें, हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। 5 मिनट बाद हुआंग फैंग और उसके 3 लोगों ने उस आदमी को एक सुनसान जगह पर पकड़ लिया। ओह, यह आप हैं। मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं आश्वस्त नहीं हूँ। मुझे सबक सिखाना चाहते हैं? फिर चलो। आदमी ने हुआंग फैंग के तीनों को देखा, लेकिन उसे कोई डर नहीं था। उनकी राय में हालांकि हुआंग फैंग के 3 असंख्य थे, वे सभी निम्न स्तर के भाड़े के सैनिक थे। वे कहाँ शक्तिशाली हो सकते हैं? इसके अलावा उन्हें हुआंग फैंग के 3 लोगों में लड़ाई की भावना या जादू में उतार चढ़ाव महसूस नहीं हुआ। जाहिर है ये 3 लोग सामान्य लोग हैं और वो और भी कम डरते हैं, इसीलिए उसने पहले हुआंग फैंग को चुनौती देने का साहस किया। ओह, आप आश्वस्त हैं? हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। युवा मास्टर, मुझे ये करने दो। ये सुबह सुबह इस आदमी से बहुत परेशान था। अब हुआंग फैंग के दूसरे पक्ष को सबक सिखाने के इरादे को देखकर उसने जल्दी से लड़ाई के लिए कहा। कोई बात नहीं, हुआंग फैंग ने कहा। वास्तव में उसके पीछे आने का एक कारण इस आदमी को बुरे मुंह से पढ़ाना था। दूसरा कारण ये देखना था कि एडीए और अली की कुशलताएं कैसी थी। उन्होंने अभ्यास नहीं किया, हुआंग फैंग ये जानते थे, लेकिन वो ये भी जानना चाहते थे कि अगर वे केवल अपने कौशल पर भरोसा करते हैं तो उनका स्तर क्या होगा। पी लो, बस कुछ बेवकूफ, बेहतर होगा कि तुम साथ जाओ। मेरा समय बर्बाद मत करो, आदमी ने गर्व से कहा। हालांकि एडीए ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि सीधे दूसरी तरफ चला गया। इस व्यक्ति के लिए जो अपने युवा गुरु का अनादर करने का साहस करता है वो विनम्र नहीं होगा।
जब उस आदमी ने एडीए को आते देखा तो वो बिल्कुल भी नहीं डरा। उसके हाथ में मौजूद तलवार पहले ही एडीए पर वार कर चुकी थी। उस समय एडीए ने अपना शरीर घुमाया और दूसरे पक्ष के हमले से बच गया। दूसरे पक्ष की लंबी तलवार पराजित होने के बाद उसने उसे किनारे से काट दिया। हालांकि इस समय एडीए ने दूसरे पक्ष की कलाई को कसकर पकड़ लिया था, इसलिए उस व्यक्ति की लंबी तलवार अब और नहीं हिल सकती थी। क्लिक करें एक बड़ी कलाई एक मोड़, दूसरी तरफ का हाथ टूट गया है। वो व्यक्ति तुरंत दर्द भरी आवाज में चिल्लाता है। हाथ में मौजूद लंबी तलवार भी जमीन पर गिर जाती है। एक बड़ा लेकिन उसे जाने नहीं देता है। एक पैर दाहिनी ओर मारा जाता है। पेट। वो व्यक्ति तुरंत तोड़ गया। वो ताकत हुआंग फैंग से बहुत छोटी नहीं है। ऐसा लगता है कि अली को जाने देने की कोई जरूरत नहीं है। हुआंग फैंग ने उस आदमी के दुख को देखा और मन ही मन सोचा, ठीक है, मुझे सचमुच मत मारो। हुआंग फैंग ने एडीए की आगे की कार्रवाई रोक दी। वह एडीए के कौशल देखना चाहता था, लेकिन वो वास्तव में लोगों को मारना नहीं चाहता था। हालांकि उसके मुंह से बदबू आ रही थी, फिर भी वो मरने के लायक नहीं था। इसके अलावा शहर में लोगों को मारना अधिक परेशानी वाली बात थी। आहदा उनके आदेश पर वापस आए। उसके बाद हुआंग फैंग वापस नहीं गए। जहां तक पहले आदमी की बात है, वो अब कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहा है। वो समझ गया है कि वो बिल्कुल भी हुआंग फैंग का हाथ नहीं है। जब उसने अभी लड़ाई देखी तो हुआंग फैंग निराश था, एडीए से नहीं बल्कि इस समय और स्थान में उन तलवारबाजों से। हुआंग फैंग ने जान लिया है कि इन तलवारबाजों की लड़ने की क्षमता उनकी लड़ाई की भावना को विकसित किए बिना बहुत अधिक नहीं है। इसके अलावा उनकी चालें अपेक्षाकृत सरल है और वे उतनी भव्य नहीं है जितनी पृथ्वी पर मार्शल आर्ट टीवी में दिखाई जाती है। वी चैट खोज सार्वजनिक नंबर मरी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 737 कल्पित बोने के दास। दरअसल हाल के दिनों में जब हुआंग फैंग शहर में थे तो उन्होंने कई संघर्ष देखे थे। जब वे लोग लड़ रहे थे तो उनकी कोई बहुत सुंदर चाल नहीं थी। वे हमेशा छुरा घोंपना, काटना, झाड़ना आदि करते रहते थे। आज हुआंग फैंग ने एडीए से सबक देखा है। जिस व्यक्ति का मुंह खराब होता है वो कोई चतुर चाल भी नहीं खोज पाता। हुआंग फैंग जानता है, हालांकि इस दुनिया में जादूगर बहुत जादुई है। लड़ाई की भावना होने से पहले वे तलवारबाज बहुत आम है। वे केवल खेती की शुरुआती चरण में ही अपनी ताकत और चपलता बढ़ाते हैं। कोई जादुई जगह नहीं है। इस दुनिया में ऐसा लगता है कि कुछ ही उत्कृष्ट चालें हैं। शायद केवल बड़े परिवारों के लोगों को ही इन्हें सीखने का मौका मिलता है। इन साधारण भाड़े के सैनिकों के पास कोई मौका नहीं है। एडीए, क्या आप ओर्क्स इतने शक्तिशाली हैं? वापस जाते समय हुआंग फैंग ने उत्सुकता से पूछा। एडीए द्वारा दिखाई गई शक्ति छोटी नहीं है, यहाँ तक कि हुआंग फैंग से भी कम है। हालांकि हुआंग फैंग पहले से जानते थे कि ऑक्स की मानवीय शक्ति आमतौर पर मनुष्यों की तुलना में बड़ी है। ये बहुत अधिक है। ऐसा नहीं है कि वो इतना चतुर है कि एडीए जीत सकता है। ये सिर्फ शक्ति को कुचलना है। मेरा भाई जादू लेकर पैदा हुआ है, अली ने गर्व से कहा, और फिर एहसास हुआ कि उसकी पहचान अब अलग थी। वो तो बस एक गुलाम थी। जब मालिक ने उससे नहीं पूछा तो वो सामान्य रूप से बात नहीं कर सकी। हालांकि हुआंग फैंग का इरादा जांच करने का नहीं था और एडीए अपनी बहन के शब्दों से शर्मिंदा था। बड़े आदमी ने उसके सिर को छुआ और कहा, यह उतना जादुई नहीं है जितना अली ने कहा था। जब मैं छोटा था तो मैं अपने आसपास के लोगों से अधिक मजबूत था। हुआंग फैंग ने सिर हिलाया। यह अदाई की विनम्रता होनी चाहिए। भले ही यह जादुई शक्ति नहीं है जैसा अली ने कहा था, अदाई की शक्ति स्पष्ट रूप से ओर्क्स में भी महान है। अप्रत्याशित रूप से मुझे एक खजाना मिला, हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, ये जानने के लिए कि जब उन्होंने पहले एडीए खरीदा था तो उन्होंने इसे साधारण ऑक्स की कीमत के अनुसार खरीदा था। उनकी महान ताकत के कारण कीमत अधिक होनी चाहिए। एडीए और भी अधिक शर्मिंदा हुआ और उसने कहा, मैं युवा मास्टर का अनुसरण करने में सक्षम होने पर बहुत खुश हूँ। मैं भी, अली ने भी कहा। वे चापलूसी नहीं कर रहे हैं बल्कि सच कह रहे हैं। आप जानते हैं, कोई भी अन्य गुलाम मालिक गुलामों के साथ हुआंग फैंग जैसा व्यवहार नहीं करता। मूलतः वे भविष्य के लिए बेताब थे। अब हुआंग फैंग की उपस्थिति के कारण उन्हें लगता है कि उनका पुनर्जन्म हुआ है, यहाँ तक कि उनके पिछले जीवन से भी बेहतर। ठीक है, चलो उस बारे में बात न करें। अली, तुमने आज दास बाजार में क्या हासिल किया? हुआंग फैंग ने पूछा। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके बारे में वो बहुत चिंतित है। आखिरकार यह इस बात से संबंधित है कि क्या वो भविष्य में दुनिया में और अधिक पैसा कमा सकता है। मैंने वहां बहुत सारे दास देखे। उनमें से कई भूख से मर रहे थे। वे बहुत अच्छे लग रहे थे। इसके अलावा उनमें से कई घायल थे। युवा स्वामी, कृपया उनकी मदद करें। अली का चेहरा उन्हीं शब्दों से भरा हुआ था। दासों को भागने से रोकने के लिए ये स्पष्ट था कि दास मालिक दासों को तब तक खाना नहीं देंगे जब तक कि वे भूख से न मर जाएं। लेकिन एक बार गुलामों में कुछ ऐसा हो गया जिसने विरोध करने की कोशिश की तो पीटने वाला भाग नहीं सका। एडीए और अली भाग्यशाली हैं। एक तो ये कि वे अपनी पहचान नहीं बेच सकते। इसके अलावा उन्हें हुआंग फैंग ने तभी खरीद लिया था जब वे दास बाजार में पहुंचे थे, इसलिए उन्हें ज्यादा दुर्व्यवहार नहीं मिला। लेकिन अली को लगता है कि हुआंग फैंग लोग गलत हैं। यदि वे दास हुआंग फैंग का अनुसरण कर सकते तो उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता। अली, मैं मालिक से कैसे बात कर सकता हूँ? एडीए ने अपनी बहन को डांटा और कहा कि हालांकि हुआंग फैंग उनके लिए अच्छे थे, आखिरकार उनकी अलग अलग पहचान थी। उसे डर था कि उसकी बहन कुछ गलत कहेगी और हुआंग फैंग को दुखी कर देगी। कुछ नहीं, हुआंग फैंग ने अपना हाथ लहराया और कहा, मैं भी उन गुलामों को बचाना चाहता हूँ। हालांकि मेरे पास एक के लिए इतने पैसे नहीं है। इसके अलावा अगर हम वहाँ सभी गुलाम खरीद भी लें तो भी कल वहाँ अन्य गुलामों को ले जाया जाएगा। हम उन्हें नहीं बचा सकते। हुआंग फैंग की बातें सुनकर अली बहुत शर्मिंदा हुआ और बोला, यह अली की गलती है, युवा मास्टर। आप भी सही कह रहे हैं। हुआंग फैंग ने कहा कि वो जानता था कि अली अपनी दयालुता के कारण दासों के साथ दुर्व्यवहार होते नहीं देख सकता था। इससे भी अधिक वो एक गुलाम थी और वैसा ही महसूस कर सकती थी। युवा स्वामी, मैंने आज कई मजबूत दास देखे और मैंने कुछ एलवेन दास भी देखे। अली हुआंग फैंग हुई पर रिपोर्ट करता है। ओह, और कल्पित बौने, ये दुर्लभ है।
हुआन फैंग को ये कहते हुए आश्चर्य हुआ कि कल्पित बौने के दासों को बाजार जाने से पहले ही रईसों ने पकड़ लिया था। चलो चले और देखें। हुआन फैंग ने कहा कि उन्होंने अब तक कल्पित बौने नहीं देखे हैं, इसलिए वो अभी भी उत्सुक है। इसलिए 3 लोगों का एक समूह दास बाजार में गया। हालांकि दोपहर हो चुकी है, दास बाजार अभी भी बहुत व्यस्त है। यहाँ पूरे दिन बहुत सारे लोग रहते हैं। आज बौनों की उपस्थिति के कारण ये और भी अधिक व्यस्त है। युवा मास्टर बस आगे। अली ने आगे बढ़ने का नेतृत्व किया। जब हुआन फैंग और अन्य लोग उस स्थान पर पहुंचे जहां एल्विन दास बेचे गए थे, तो आसपास कई लोग थे जो पिंजरे में बंद दासों की ओर इशारा कर रहे थे। एडीए की मदद से हुआन फैंग आसानी से सामने की ओर बढ़े और पिंजरे में बंद आदमी को देखा। पिंजरे में 5 लोग हैं, 3 पुरुष और 2 महिलाएं, जिनमें से सभी के कान तेज हैं। पुरुष की ऊंचाई कम से कम 1.9 मीटर और महिला की 1.7 मीटर से कम नहीं होती है। एक पुरुष सुंदर है और एक महिला सुंदर है। यहाँ तक कि हुआन फैंग को भी पुरुष दासों के सामने अपनी उपस्थिति के बारे में संदेह है, लेकिन उन 2 महिलाओं असली सौंदर्य सितारों की तुलना करना कठिन है। नहीं, पैक करने के लिए एक जगह रुककर आप सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। ये सच है कि कल्पित बौने प्रसिद्ध है। हुआन फैंग ने कहा कि यह निश्चित तौर पर बेहद आकर्षक दौड़ है। क्या ये युवा स्वामी इन दासों को खरीदना चाहता है? जब हुआन फैंग ने दासों की ओर देखा तो तुरंत एक मोटा आदमी वहां आया। एक गुलाम मालिक के रूप में उनके पास एक मजबूत दृष्टिकोण था। उन्होंने देखा कि हुआन फैंग खरीदने में बिल्कुल सक्षम थे। जो 2 लोग हुआन फैंग का अनुसरण कर रहे थे उन्हें भी गुलाम होना चाहिए। अच्छा, कीमत क्या है? हुआन फैंग ने कहा। इस युवा मास्टर के पास एक अच्छी दृष्टि है। इन बौनों के गुलामों को पकड़ना इतना आसान नहीं है। हमने उन्हें पकड़ने के लिए बहुत सारी प्रतिभाएं भी खो दी हैं। हमने इस रास्ते पर बहुत खर्च किया है। चलो बात करते हैं कि यह कितना है। हुआन फैंग ने अधीरता से कहा। एनबीएसपी छोटा, कम अद्यतन और तेज विज्ञापन बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 738 मुझे ये चाहिए। महिलाओं के लिए एक 500 सोने का सिक्का और पुरुषों के लिए एक 300 सोने का सिक्का, गुलाम मालिक ने सीधे चेहरे से कहा। हुआन फैंग ने भौहें सिकोड़कर कहा, इतना महंगा? आपको पता होना चाहिए कि एक साधारण गुलाम को एक भी सोने का सिक्का नहीं मिल सकता है। लेकिन एडीए और अली ने हुआन फैंग से पहले खरीदा, क्योंकि एडीए का शरीर मजबूत है और अली की उपस्थिति आकर्षक है। वो कुल मिलाकर केवल 20 सोने के सिक्के हैं। अब इस आदमी का मुंह लगभग 300 या 500 का है, जो वाकई बहुत महंगा है। आपको सच बताने के लिए, भले ही कल्पित बौने के दास मूल्यवान थे, वे इतने महंगे नहीं थे। हाल के वर्षों में कल्पित बौने के दासों को पकड़ना अधिक कठिन हो गया है, इसलिए कीमत स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी। इसके अलावा कल्पित बौने गुलामों का व्यापार बाजार में नहीं किया जाएगा। वे रईस इसके लिए दौड़ेंगे। मैं केवल एक दिन के लिए यहाँ हूँ। मैं इन गुलामों को अन्य स्थानों पर बेचने की चिंता नहीं करूंगा। हुआन फैंग भी जानते हैं कि हालांकि इस गुलाम की मुख्य कीमत थोड़ी अधिक महंगी है। ये सच है। ये समझ में आता है कि दुर्लभ चीजें अधिक महंगी होती हैं। हालांकि हुआन फैंग खरीदने या न खरीदने से झिझक रहे हैं। इतने धन से वो सैकड़ों साधारण दास खरीद सकता है। हालांकि हुआन फैंग ने सुना कि इन कल्पित बौनों के लोग जन्मजात धनुर्धर हैं और वे जादू, विशेष रूप से लकड़ी के जादू में भी निपुण हैं। वे इससे अधिक परिचित हैं। उन्हें सैनिक के रूप में खरीदना लागत प्रभावी है। निस्संदेह वे रईस इन कल्पित बौनों के दासों को केवल मनोरंजन के लिए खरीदते हैं, सैनिकों के लिए नहीं। ठीक है, मुझे सभी 5 गुलाम चाहिए। हुआन फैंग ने अंततः कल्पित बौने के दासों को खरीदने का फैसला किया। हालांकि इसकी लागत अधिक थी, फिर भी यह लागत प्रभावी था। एल्विस के गुलामों से मिलना इतना आसान नहीं था। मस्ती करो, गुलाम मालिक ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। हालांकि एल्विन गुलामों को बेचने की चिंता नहीं है, लेकिन अगर वे उन्हें एक दिन के लिए अपने हाथों में सौंप देंगे तो वे एक दिन के लिए उनकी सेवा करेंगे। किसी भी दुर्घटना की स्थिति में उन्हें बहुत कुछ खोना पड़ेगा। तुम्हें पता है, ये बौने अहंकारी हैं। यदि वे आत्महत्या नहीं कर सकते तो वे रो रोकर भी नहीं मरेंगे। जैसे ही हुआन फैंग ने पैसे वाला टिकट निकाला और भुगतान करने ही वाला था, एक चीख निकली, रुको। तभी दर्शकों की भीड़ ने रास्ता बना लिया। एक सज्जन युवक का वेश धारण किए एक युवक आया और पंखा हिलाया। उसकी आंखें 2 परियों को स्कैन करने के लिए लालची थी। फिर वो हुआन फैंग और गुलाम मालिक की ओर मुड़ा और गर्व से कहा, मुझे ये 5 गुलाम चाहिए, प्रत्येक में 1000 सोने के सिक्के। उनके चारों ओर बड़ा हंगामा मच गया। ये 5000 सोने के सिक्के हैं। यह एक ऐसी संख्या है जिसके बारे में बहुत से लोग सोच भी नहीं सकते। यह वो पैसा है जो वे अपने पूरे जीवन में नहीं कमा पाएंगे। 5 गुलाम खरीदना बहुत विलासितापूर्ण है। हालांकि युवक को जल्द ही घटनास्थल पर पहचान लिया गया। यह अंजी है, युवा मास्टर किंगोन। जैसा कि अपेक्षित था, वो एक बड़े परिवार का बेटा है। वो वास्तव में अमीर है। एक हारा हुआ व्यक्ति हारा हुआ होता है। यदि आप 5000 सोने के सिक्कों के लिए 5 दास खरीदते हैं तो आप कई हजार दास खरीद सकते हैं। ओयान परिवार के मुसीबत से बाहर निकलने के बाद बसना जल्द ही हमारे हाउटियन शहर का पहला परिवार बन जाएगा। यह एंजिकिंग पहले से भी अधिक सुंदर होगी। ये सुनकर कि उसके आसपास के लोग अपने बारे में बात कर रहे हैं, कई लोग खुद को ईर्ष्या से देख रहे हैं। एंजिकिंग बहुत गौरवान्वित है और आनंद ले रहा है। ये जानने के बाद से कि ओयान तियान और उनके बेटे की मृत्यु हो गई, उनमें घमंड की भावना आ गई। वो जल्द ही हाउटियन शहर का पहला बच्चा बन जाएगा और भविष्य में कोई भी उसका मुकाबला नहीं करेगा। इसलिए आज वो बाहर आया और घूम गया, ठीक उसी तरह जैसे कोई नगर स्वामी अपने क्षेत्र का निरीक्षण कर रहा हो। उसने दास बाजार के आसपास बहुत सारे लोगों को देखा, इसलिए वो उत्सुकता से देखने आया। अप्रत्याशित रूप से वो यहाँ कल्पित बौने के दासों से मिले, जिससे उन्हें बहुत खुशी हुई। हाउटियन शहर के 4 परिवारों में से एक के रूप में वहां बसने के लिए बहुत सारे दास नहीं हैं, यहाँ तक कि एडीए जैसे कई और सी दास भी हैं। हालांकि कोई भी एल्विन गुलाम नहीं है, जिसका पछतावा पहले भी हमेशा से रहा है। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो वास्तव में आज एल्विन दासों से मिलेगा। वो खुश कैसे नहीं हो सकता। इसलिए भले ही 5000 से अधिक सोने के सिक्के हैं, फिर भी वो सोचता है कि यह इसके लायक है।
कीमत बताए जाने के बाद वो गुलाम मालिक के साथ बयान देने के लिए हुआन फैंग का इंतजार नहीं करता है, इसलिए वह आगे बढ़ता है और अपने नए गुलाम को अच्छी तरह से देखने के लिए तैयार होता है। जैसे ही वो चल रहा था, हुआन फैंग ने उसे रोका और कहा, माफ करें, आपको देर हो गई, मैंने ये 5 गुलाम खरीदे हैं। इसके साथ ही हुआन फैंग ने गुलाम मालिक की ओर देखा जो नुकसान में था और कहा, पैसे ले लो, मैं 5 गुलाम ले लूंगा। गुलाम मालिक ने पैसे वाला टिकट ले लिया और कुछ देर तक उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। बेशक वो और अधिक पैसा कमाना चाहता था, हालांकि वो पहले हुआन फैंग से सहमत था, इसलिए हुआन फैंग सही था। पांचों दास वास्तव में हुआन फैंग के थे। आप क्या करते हैं? मैंने कहा कि मुझे ये गुलाम चाहिए। क्या आपने मेरी बात नहीं सुनी? क्या आपने? इंजिकिंग थोड़ी देर के लिए हैरान रह गई, फिर उसने हुआन फैंग से गुस्से में कहा। उसे बस यही लगा कि वो पहला बच्चा है। अब हुआन फैंग ने इतने सारे लोगों को चेहरा नहीं दिया। एंजिकिंग के गुस्से की कल्पना की जा सकती है। एडीए, पिंजरा खोलो, उन्हें ले जाओ, चलो चलें। हुआन फैंग ने जिकिंग की परवाह नहीं की, लेकिन पीछे मुड़कर एडीए से कहा, ठीक है युवा मास्टर, प्रकृति केवल हुआन फैंग के आदेश को सुनती है। हुआन फैंग का आदेश प्राप्त करने के बाद इंजिकिन के उदास चेहरे की परवाह किए बिना वो 5 कल्पित बॉनों को लेने के लिए सीधे पिंजरे में चली गई। रुके, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? चिल्लाया इंजिकिन। मैंने कहा, ये गुलाम मेरे हैं, तुम पैसे ले लो और यहाँ से चले जाओ। यहाँ युवा मास्टर देखो, जब गुलाम मालिक ने एंजिकिन के हाथ में पैसे वाला टिकट देखा तो उसे भी थोड़ी ईर्ष्या हुई, इसलिए उसने झिझकते हुए हुआन फैंग से कहा कि वो अपना मन बदलना चाहता है। हमने अभी अभी यह लेन देन पूरा किया है, अब ये गुलाम मेरे हैं और इनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। हुआन फैंग ने गुलाम मालिक की ओर देखा और कहा, जहां तक अन्य लोगों की बात है जो खरीदना चाहते हैं, यह इस पर निर्भर करता है कि मैं बेचना चाहता हूं या नहीं। गुलाम मालिक ने अपने होंठ खोले और अंत में कुछ नहीं कहा। हालांकि उसके व्यवसाय के लिए एक पृष्ठभूमि होनी चाहिए, क्रेडिट भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने हुआन फैंग के साथ लेन देन पूरा किया। हुआन फैंग इन गुलामों को बेचना चाहता था या नहीं, इससे उसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए थोड़ी देर तक झिझकने के बाद वो पैसे वाला टिकट लेकर चला गया। अब यहाँ की चीजों का प्रभारी नहीं रहा। वीचैट खोज सार्वजनिक नंबर मरी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 739 प्रीफेक्चर स्तर कौशल। अब क्या आपके पास कोई प्रश्न है? हुआन फैंग ने एंजिकिन की ओर रुख किया और कहा। ये देखकर कि गुलाम मालिक सीधे चला गया, एंजिकिन को पता था कि उसे ढूंढने का एकमात्र तरीका हुआन फैंग को ढूंढना था, इसलिए उन्होंने अपने अधीनस्थों से पैसे वाले टिकटों का एक ढेर निकाला और हुआन फैंग से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, यदि आप भाग्यशाली हैं तो आप इतने कम समय में इतना कमा लेंगे। क्या तुम बहरे हो? मैंने कब कहा कि मैं इन गुलामों को बेचने जा रहा हूँ? हुआन फैंग ने दूसरी तरफ की आंखें पकड़ ली और कहा, उसके बाद वो लोगों को ले जाना चाहता था। रुकना, एंजिकिंग चिल्लाया, लेकिन हुआन फैंग रुकने पर भी नहीं रुका, जैसे कि उसने एंजिकिंग के शब्द नहीं सुने हो। एंजिकिंग का चेहरा उतर गया, वो शर्मा गई और चिल्लाई, आओ, उन्हें रोको। एंजिकिंग के साथ आए नौकरों ने तुरंत हुआन फैंग को घेर लिया। ये खत्म हो गया है, इस बच्चे ने वास्तव में एंजिकिंग को नाराज कर दिया है। इस बार यह एक त्रासदी है। अर्थात कौन जानता है कि एंजिकिंग पहले ओयांग जिंगवेन की तुलना में अधिक घातक है। इस लड़के के लिए इन दासों के लिए उसे अपमानित करना मूर्खतापूर्ण है। वो कल्पित बौने का गुलाम है, आप इसके लिए नहीं पूछ सकते। उनके लिए एंजिकिंग को अपमानित करना इसके लायक है। ये देखते हुए कि यहाँ संघर्ष होने वाला है, आसपास के लोग वहां से जाने से डरते नहीं हैं और उनका लड़ने के लिए ऊपर जाने का कोई इरादा नहीं है। इसके बजाय वे सभी हलचल देख रहे हैं। यहाँ के अधिकांश लोग भाड़े के सैनिक हैं जो अपनी तलवारों के बल पर जान की भीख मांगते हैं। वे ऐसे लोग हैं जो यह नहीं सोचते कि हलचल देखना बहुत बड़ी बात है। लड़के, मैं तुम्हें बेहतर जानने और इन दासों को रखने की सलाह देता हूँ, अन्यथा मुझे असभ्य होने के लिए दोष मत दो। एंजिकिंग ने देखा कि उसके लोगों ने हुआन फैंग को घेर लिया है और तुरंत गर्व से हुआन फैंग से कहा, इसके अलावा मैंने अपना मन बदल लिया है, इनमें से किसी भी पैसे के बारे में मत सोचो। एंजिकिंग ने कहा, उसे याद आया, ये हातियानचिंग है, यह उसका क्षेत्र है। हुआन फैंग उसे चेहरा नहीं देता है। आप उसके प्रति और क्या विनम्र है। पैसा चाहते हैं, दे। छूना, लेकिन हुआन फैंग चलता रहा और एक नौकरानी को पीटा जो उसके सामने रुका था। भीड़ के बीच एक बार फिर हंगामा मच गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हुआन फैंग और अन्य लोग जो नुकसान में हैं, वे पहले शुरुआत करने की हिम्मत करेंगे। क्या उन्हें इस समय दया की भीख नहीं मांगनी चाहिए? ये स्पष्ट है कि एंजिकिंग ने भी यही सोचा था, इसलिए जब उसने हुआन फैंग को पहले ऐसा करने का साहस करते देखा तो वो क्रोधित हो गया और कहा, मुझे दे दो, उस बच्चे को छोड़ दो, सावधान रहो, मेरे दास को चोट मत पहुंचाओ। जाहिर है एंजिकिंग की नजर में कल्पित बौने के गुलाम उसके हैं। हाँ, एंजिकिंग द्वारा लाए गए परिवार के सदस्यों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। वे एंजिकिंग के आसपास परिवार के सदस्यों का अनुसरण कर सकते हैं, उनके पास कुछ कौशल होना चाहिए। एंजिकिंग की पहचान के अलावा आमतौर पर ये परिवार के सदस्य हाउटियन शहर में हैं, जो बहुत प्रतिष्ठित है, उन्हें सबक सिखाने की कोई बात नहीं है। हालांकि आज उन्होंने स्पष्ट रूप से लोहे की प्लेट को लात मार दी। जब हुआन फैंग के सामने नौकर ने अपनी मुट्ठी लहराई, जिसे वो बहुत मजबूत समझता था, और हुआन फैंग पर बेरहमी से प्रहार किया, तो उसे हुआन फैंग के चेहरे पर उपहास के भाव दिखाई दिए। हालांकि उन्होंने उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं किया। उसका शरीर उसके पूर्व साथी की तरह पहले ही बह चुका था, यहाँ तक कि उसने हुआन फैंग के साथ मेरी पोशाक के एक कोने को भी नहीं छुआ। दूसरी ओर भाई बहन का डीए और अली भी बकाया है। उनके पास कोई चतुर चाल नहीं है, लेकिन उनकी ताकत परिवार के सदस्यों की तुलना में नहीं है। जो लोग उनके खिलाफ लड़ते हैं, वे हुआन फैंग ने पहले जो सामना किया था उससे ज्यादा बेहतर नहीं है। हालांकि ये स्पष्ट है कि जिन परिवार के सदस्यों ने अपना परिवार स्थापित किया है, उनके पास न केवल ऐसे कौशल है। ये जानने के बाद कि वे हुआन फैंग जैसे नंगे हाथों के प्रतिद्वंद्वी नहीं है, उन्होंने निर्णायक रूप से हथियार निकाल लिए।
बेशक इससे यह भी पता चलता है कि सामान्य समय में वे कितने अहंकारी और दबंग होते हैं, क्योंकि उन्हें आमतौर पर शहर में लड़ाई में हथियारों का उपयोग करने की अनुमति नहीं होती है, अन्यथा उन्हें शहर के भगवान के कार्यालय द्वारा दंडित किया जाएगा। हालांकि इन नौकरों के कुशल कौशल को देखते हुए जाहिर तौर पर इन लोगों के लिए ऐसा करना पहली बार नहीं है। हुआन फैंग को स्वाभाविक रूप से इन लोगों की परवाह नहीं है। भले ही उनके पास कोई अतिरिक्त हथियार हो, वो इन लोगों की घेराबंदी से तब तक पीड़ित नहीं हो सकता जब तक उसके पास लड़ने की भावना नहीं है और वो लिंगबो माइक्रो स्टेप से लैस है। हालांकि एडीए और अली इससे निपटने में सक्षम है, लेकिन वे पहले की तरह आसान नहीं है। आखिरकार अपनी अधिक ताकत के अलावा वे आम लोगों से अलग नहीं है। ये बहुत अच्छा है कि वे जनता की घेराबंदी में नंगे हाथों से रह सकते हैं। हुआन फैंग को यह नहीं पता था कि जब उसने परिवार के सदस्यों के बीच लड़ने के लिए लिंगबो माइक्रो स्टेप का इस्तेमाल किया था तो उसके आसपास के कई लोगों की आंखें चमक उठी थी। हाल ही में शेनजिवो की घटना के कारण हाओटेन शहर में कई भाड़े के सैनिक आए हैं। इन भाड़े के सैनिकों ने दूर दूर तक यात्रा की है और बहुत से लोगों के पास दृष्टि है। अब हुआन फैंग द्वारा इस्तेमाल किए गए फुटवर्क को देखकर ये स्पष्ट है कि ऐसे लोग हैं जो सामान में अच्छे हैं और देखते हैं कि यह कोई सामान्य उत्पाद नहीं है। जैसा कि हुआन फैंग जानता है, दुनिया में अधिकांश चालें सामान्य है। वे उत्कृष्ट कदम बड़े परिवारों या शाही परिवारों के हाथों में है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए अच्छे कौशल प्राप्त करना और भी कठिन है, और इस वजह से लगभग सभी लोगों में अच्छे कौशल के प्रति बहुत कम प्रतिरोध होता है। जोना, क्या तुम देखते हो उसका फुटवर्क क्या है? भीड़ में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हुआन फैंग को कसकर देखा और धीमी आवाज में कहा। नहीं, लेकिन यह एक बहुत ही चतुर कौशल होना चाहिए, कम से कम प्रीफेक्चर स्तर पर। उस आदमी के बगल वाले व्यक्ति ने कहा। घिरे हुए हुआन फैंग को देखकर उसकी आंखें भी चमक रही हैं, खासकर हुआन फैंग के पैरों को देखकर। हालांकि उसने कितनी भी कोशिश की, वो हुआन फैंग के फुटवर्क के नियम को नहीं देख सका। प्रांत स्तर, यह एक खजाना है, आदमी ने पहले थोड़ा विस्मयादिबोधक में कहा। इसके अलावा हुआन फैंग की शक्ल देखकर उन्हें लगा कि शायद उन्होंने कौशल को कम आंका है। दुनिया के कौशल और चाल को 4 स्तरों में विभाजित किया गया है: स्वर्ग, पृथ्वी, हुआन और हुआन। प्रत्येक स्तर को 3 स्तरों में विभाजित किया गया है: ऊपरी, मध्य और निचला। एक सामान्य व्यक्ति के लिए 1 या 2 पीले स्तर के मध्य कौशल सीखना अच्छा है। अधिकांश लोगों के पास कोई कौशल नहीं है या वे केवल पीले स्तर के निचले कौशल ही सीख सकते हैं। लेकिन उपरोक्त कौशल को बाजार में देखना कठिन है। इन्हें आमतौर पर उन बड़े परिवारों द्वारा एकत्र किया जाता है। आम लोगों को इन्हें देखने का मौका भी नहीं मिलता। इसलिए यह देखना दिलचस्प है कि हुआन फैंग उपरोक्त कौशल का उपयोग कर सकते हैं। उसी समय भीड़ के दूसरी तरफ कई लोग भी थे जो चमकती आंखों से हुआन फैंग को देख रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गेहाओ तियानचेंग में उन्हें एक बहुत ही सामान्य संघर्ष में प्रीफेक्चर स्तर से ऊपर एक कौशल का अस्तित्व मिलेगा। इस बार हातियानचेंग वास्तव में सही है, बहुतों ने सोचा। वी चैट खोज सार्वजनिक नंबर मडी 66। आप अकेले हैं, छोटी बहन आपको फिल्मों से गर्म करती है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 740 यंग मास्टर एक अच्छा इंसान है। बिना किसी दुर्घटना के हुआन फैंग ने जल्द ही नौकरों की समस्याओं का समाधान किया और यहाँ तक कि एडीए और अली की भी मदद की। आप क्या कर रहे हैं? मैं आपको बताऊंगा। मैं एंजिकिंग कर रहा हूँ। हमारा परिवार हातियानचेंग में सबसे बड़ा परिवार है। एंजिकिंग ने हुआन फैंग को खुद के पास जाते देखा, बहुत घबरा कर कहा। हुआन फैंग ने उसके सिर पर थप्पड़ मारा और जिक्विन को लड़खड़ा दिया। बदमाशी, ठीक है, ये थोड़ा बदबूदार है ना? मेरे गुलामों को लूटने की कोशिश कर रहा है ना? तुम में बहुत हिम्मत है ना? हर बार जब हुआन फैंग ने एक शब्द कहा तो उसने एंजिकिंग को थप्पड़ मारा, उसके सिर में थप्पड़ मारा और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। परिणाम स्वरूप एंजिकिंग के चेहरे पर सूजन और थोड़ा चक्कर आने में देर नहीं लगी। लड़ना बंद करो, लड़ना बंद करो, मुझे डर लग रहा है। ये देखकर कि हुआन फैंग रुकने का इरादा नहीं रखता था, एंजिकिंग ने जल्दी से दया की भीख मांगी। उसकी ऐसी पिटाई कब हुई? हालांकि दया की भीख मांगना अपमानजनक है, खासकर इतने सारे लोगों के मामले में, लेकिन वो और अधिक पिटना नहीं चाहता था। ये और भी अपमानजनक है। बेशक दया की भीख मांगते समय वो पहले से ही अपने दिल में हुआन फैंग से नफरत कर चुका था। उसने कसम खाई कि जब तक वो मुसीबत से बाहर निकलेगा वो हुआन फैंग को मार डालेगा। हुआन फैंग रुके, फिर अपना हाथ बढ़ाया और एंजिकिंग से कहा, पैसे ले लो। हालांकि वो जानता था कि हुआन फैंग उसका अपना पैसा लूटना चाहता था, एंजिकिंग उसे न देने से डरता था। उसने जल्दी से हुआन फैंग को पैसे का टिकट सौंप दिया जो उसने दास खरीदने के लिए निकाला था। ये पैसा हमारी मानसिक क्षति के लिए भी है। हुआन फैंग ने ईमानदारी और अभद्रता से पैसे वाला टिकट एकत्र किया। उसने बस ये 5 गुलाम खरीदे, लेकिन उसने बहुत पैसा खर्च किया। अब उस पर ज्यादा पैसा नहीं है। क्योंकि उसने एंजिकिंग को नाराज किया है, इसलिए हुआन फैंग को और अधिक बेरहमी से अपमान करने में कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि वो नहीं जानता कि मानसिक क्षति शुल्क क्या है, फिर भी एंजिकिंग सिर हिलाता है और कहता है, हाँ, इसका जरा भी उल्लंघन करने की हिम्मत मत करो। चल दर, हुआन फैंग ने एडीए और अली से कहा। उसके बाद 8 लोगों का एक समूह आसपास के लोगों की नजरों के सामने दास बाजार से निकल गया। एडीए, एक गाड़ी ढूंढो, हम अब चलेंगे। हुआन फैंग मूर्ख नहीं है। हालांकि उसने सिर्फ एंजिकिंग को सबक सिखाया और उसके पैसे लूट लिए, ये बहुत आरामदायक है। आखिरकार ये हातियानचेंग है, यह एंजिकिंग का क्षेत्र है। यदि वो यहाँ रहना जारी रखता है तो एंजिकिंग को निश्चित रूप से पागल बदला मिलेगा। वैसे भी यहाँ हुआन फैंग के साथ कुछ भी गलत नहीं है। उसके बाद वो कोहरे के जंगल में भी जाना चाहता है, अब जाना ही बेहतर है। हाँ, एडीए ने उत्तर दिया और तुरंत गाड़ी की तलाश में चला गया। जब हुआन फैंग इनमें लौटे और अपनी स्वेट बीएमडब्ल्यू उठाई तो एडीए भी एक विशाल गाड़ी के साथ आया। उसके बाद उनके सभी दास गाड़ी पर चढ़ गए। बिना किसी देरी के पार्टी शहर के बाहर रवाना हो गई। हुआन फैंग की चिंता वाजिब है, उन्हें सराय छोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा था। एंजिकिंग ने पूरी सराय को घेरने के लिए बड़ी संख्या में गृहस्वामी और नर्सिंग होम को ले लिया। जाहिर है, दास बाजार में पहले जो कुछ हुआ उससे वो पूरी तरह क्रोधित हो गया।
जब एनजीकी को पता चला कि ततया और अन्य लोग चले गए हैं तो उसने हार नहीं मानी और लोगों को शहर से बाहर ले गया। साथ ही जो लोग हुआंग फैंग का अनुसरण कर रहे हैं वे न केवल एनजीकिंग और उनके लोग हैं बल्कि कुछ बहुत ही अजीब चेहरे भी हैं। इस समय वे चुपचाप पीछा कर रहे हैं। शहर छोड़ने के बाद हुआंग फैंग और उनके परिवार को अभी भी कोई देरी नहीं हुई। उनमें से केवल 3 ही लड़ सकते हैं। जहां तक एल्विन दासों की बात है जिन्हें उन्होंने अभी खरीदा है, वे अब कमजोर स्थिति में हैं। पूर्व दास मालिक को डर था कि वे भाग जाएंगे या परेशानी खड़ी करेंगे, लेकिन उसने उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं दिया। उसने उन्हें एक प्रकार की दवा भी दी जिससे वे लड़ते रहे। कमजोर अवस्था में बेशक ठीक होना आसान होता है, जब तक वे कोई और दवा नहीं लेते और 1 या 2 दिन और प्रतीक्षा नहीं करते ये लोग ठीक हो सकते हैं। हालांकि अभी ये लोग हुआंग फैंग की मदद नहीं कर सकते। इसके अलावा हुआंग फैंग ने पहले देखा कि ये लोग उसके अनुकूल नहीं दिखते थे, जो स्पष्ट रूप से एडीए और अली की नजरों से अलग था। इन कल्पित बौनों के दासों की आंखों में कृतज्ञता से अधिक घृणा थी। वास्तव में हुआंग फैंग को यह नहीं पता था कि क्योंकि मनुष्य बड़ी संख्या में कल्पित बौने पर कब्जा कर लेते हैं, हाल के वर्षों में कल्पित बौने और मनुष्यों के बीच संबंध बहुत खराब रहे हैं। कल्पित बौने बहुत परस्पर विरोधी हैं और यहाँ तक कि मनुष्यों के प्रति शत्रुतापूर्ण भी है। अब हुआंग फैंग इन कल्पित बौनों की नजर में सिर्फ एक घृणित मास्टर है। भाइयों और बहनों, चिंता मत करो, तुम युवा मास्टर के साथ ठीक हो जाओगे। गाड़ी पर एडीए गाड़ी चला रहा है और अली गाड़ी में है। एल्वेन दासों की देखभाल कर रहा है। आहली के शब्दों ने इन बौनों के दासों के रवैये को नहीं बदला। महिलाओं में से एक ने ठंडी खर्राटे ली और उसका चेहरा बहुत खराब था। मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। युवा मास्टर वास्तव में अच्छा है। वो अन्य लोगों से अलग है। मैं भी एक गुलाम हूँ। युवा मास्टर ने मुझे कभी परेशान नहीं किया। वो हमारे भाइयों और बहनों के लिए भी अच्छा है। अली ने गुलामों को दिखाने के लिए हाथ फैलाया और कहा, प्रत्येक दास के शरीर पर मालिक का नाम अंकित होता है। इस तरह अगर गुलाम भाग भी जाए तो उन्हें दूसरों द्वारा पहचान लिया जाएगा और वापस ढूंढ लिया जाएगा। बेशक ये निशान हुआंग फैंग द्वारा नहीं बल्कि गुलाम मालिकों द्वारा बनाए गए हैं। और ये एल्वेन दास जब दास स्वामी चले गए तब भी उन पर यह निशान बनाना नहीं भूले, जिसे उन्होंने शर्म की बात समझा। ठीक है, कोई भी इंसान अच्छा नहीं है। यह वही महिला है जिसने ठंडे स्वर में ये बात कही थी। और अली ने यह भी पाया कि अन्य दास इस महिला का बहुत सम्मान करते थे। जब वो बोलती थी तो उन्हें बीच में बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, यहाँ तक कि वे बहुत क्रोधित भी होते थे। ये बड़ी बहन ऐसा नहीं कह सकती। मानव जाति में अच्छे लोग हैं। युवा मास्टर अली ने हुआंग फैंग को समझाया कि हालांकि लंबे समय तक उसकी हुआंग फैंग के साथ नहीं बनी, लेकिन अली उनके प्रति हुआंग फैंग के रवैये को महसूस कर सकता था, जो अन्य लोगों से बिल्कुल अलग था। हालांकि परी को स्पष्ट रूप से इस पर विश्वास नहीं हुआ। अली ने कहा, मुझे पता है कि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं। युवा मास्टर के साथ थोड़ी देर के बाद आपको पता चल जाएगा। आइए पहले कुछ खा लें। इन बौनों ने कुछ समय से कुछ नहीं खाया है, इसलिए वे अब वास्तव में भूखे हैं। इसलिए उन्होंने हुआंग फैंग के प्रति अपनी नफरत को एक तरफ रख दिया और खाना शुरू कर दिया। हालांकि इससे पहले कि वे ज्यादा खा चुके, उन्हें अचानक लगा कि गाड़ी रुक गई है। अली ने गाड़ी का पर्दा खोला और अपने भाई से पूछा, क्या बात है? मुझे नहीं पता, युवा मास्टर रुक गए। एडीए ने कहा कि वो हुआंग फैंग का अनुसरण कर रहा था। जब उसने हुआंग फैंग को रुकते देखा तो वो स्वाभाविक रूप से उसका पीछा करने लगा। हालांकि उसे नहीं पता था कि क्या हुआ। एनबीएसपी नेटवर्क का नया संस्करण, तेज और अधिक स्थिर। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 741 द मैन आफ्टर। बाहर आओ, अब और नहीं छिपना। हुआंग फैंग अपने घोड़े पर सवार था और सड़क पर जंगल की ओर बोला। लेकिन जब एडीए ने हुआंग फैंग की बातें सुनी, हालांकि उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन वो पहली बार सतर्क हुआ। हाँ, ये सच है कि तुम्हें यह मिल गया। हुआंग फैंग की आवाज पीछे छूटने के कुछ ही समय बाद 2 लोग जंगल से बाहर आए जहां वो देख रहा था। बड़े आदमी के नेता ने अपने कंधे पर एक बड़ा चाकू रखा हुआ था और दूसरे आदमी के हाथ में एक लंबी तलवार भी थी। हुआंग फैंग का चेहरा थोड़ा सकारात्मक था, क्योंकि उन्हें लगा कि ये 2 लोग उनके परिवार के सदस्यों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थे जिनसे वो पहले मिले थे। उनमें उतनी ही ताकत थी जितनी उससे तब मिली थी जब वो पहली बार दुनिया में आया था। क्या आप वही हैं जो बस गए? यह अभी भी बहुत तेज है, हुआंग फैंग ने कहा। जो लोग बकवास के साथ जीते हैं वे इसके लायक हैं। बड़े आदमी के नेता ने जमीन पर थूक दिया, तिरस्कार से भरा चेहरा कहा, ओह, ये तय नहीं हुआ, फिर हमारा अनुसरण क्यों करें? हुआंग फैंग ने कुछ संदेह में पूछा। उसे पहले से ही ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। आसमान में छोटी चील के संकेत से उसने सोचा कि ये लोग ही बस गए हैं। क्यों? प्रकृति कौशल के लिए है। अग्रणी व्यक्ति ने फिर से गाड़ी की ओर देखा और फिर कहा, और कल्पित बौने के दास। ये दोनों लोग भी वे लोग थे जो पहले गुलाम बाजार में निगरानी रखते थे। हुआंग फैंग के जाने के बाद उन्होंने पूरे रास्ते उसका पीछा किया। गाड़ी की वजह से हुआंग फैंग जल्दी से उठ नहीं सके, इसलिए वे जल्द ही एक दूसरे की चपेट में आ गए। यह आदमी मूलतः कौशल के लिए आया था। हालांकि कौशल को जब्त करते हुए कल्पित बौने के दासों को लूटना बहुत अच्छा है। तुम्हें पता है, ये बहुत सारा पैसा है। फंक्शन विधि। हुआंग फैंग अधिक भ्रमित है। यदि दूसरा पक्ष कल्पित बौने के दास चाहता है तो हुआंग फैंग इसे समझ सकते हैं। यदि वो कौशल चाहता है तो वो भ्रमित हो जाएगा। अपने मालिक के साथ बकवास मत करो। यही वो कौशल है जिसका उपयोग तुमने पहले दास बाजार में किया था। यह उच्च स्तर पर होना चाहिए, बड़े आदमी ने कहा। हुआंग फैंग थोड़ा आश्चर्यचकित है। उन्होंने अपने लिंगो स्टेप्स को काफी पसंद किया है। यहाँ के सामान को जानने वाले बहुत लोग हैं। यह निम्न स्तर का नहीं है, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। यदि आप इसे चाहते हैं तो इसे स्वयं ले लें। हुआंग फैंग ने कहा कि आसमान में चील को देखकर कई लोग उनके पीछे आ गए और वो यहाँ ज्यादा देर नहीं कर सके। ओह, मैं काफी आश्वस्त हूँ। ठीक है, आइए मैं आज आपको सिखाऊं कि एक आदमी कैसे बने। बड़ा आदमी मुस्कुराया, उसने अपना खंजर उतार दिया और हुआंग फैंग को एक जोरदार झटका दिया। फिर वो तीर की तरह हुआंग फैंग की ओर दौड़ा और उसका एक अन्य अनुयायी भी उसके साथ दौड़ा।
हालांकि इस समय एडीए और अली ने भी एक चाल चली। वे दोनों एकजुट हो गए और अनुयायी को रोक दिया। हालांकि उनकी क्षमताएं महान नहीं थी, लेकिन उनका सहयोग और मौन समझ कुछ समय के लिए हवा में नहीं गिरी। हुआन फेंग धीरे से घोड़े से नीचे कूदता है, उसके हाथ की लंबी तलवार निकाल ली गई है और वह भी दूसरी तरफ भाग जाता है। साथ ही उसने दूसरे पक्ष के पहले लड़ाकू हमले को भी चकमा दे दिया है। चूना दोनों व्यक्ति एक दूसरे के सामने जोर जोर से झुके हुए थे। उन्होंने एक दूसरे पर तलवार से प्रहार किया और आग लगा दी। वे शक्ति संतुलन में भी थे। हुआन फेंग और बड़ा आदमी आश्चर्यचकित थे। हालांकि ये स्पष्ट रूप से आश्चर्य का समय नहीं है। हुआन फेंग की असली ताकत लंबी तलवार नहीं, बल्कि मुट्ठी की तकनीक है। जब लंबी तलवार अवरुद्ध हो गई तो उसके बाएं हाथ ने बड़े आदमी पर हल्की गड़गड़ाहट के साथ प्रहार किया। हुआन फेंग के पास युद्ध का बहुत अनुभव है, चाहे वो वास्तविकता में हो या किसी अन्य समय और स्थान में। इसलिए भले ही वो जिस आदमी का सामना कर रहा है वो युद्ध के अनुभव के साथ एक अनुभवी भाड़े का सैनिक है, वो बिल्कुल भी पीछे नहीं रहेगा। उस आदमी को उम्मीद नहीं थी कि हुआन फेंग इतनी तेजी से अपनी चाल बदल देगा। हालांकि उनकी प्रतिक्रिया धीमी नहीं थी। उसने अपनी मुट्ठी फैलाई और हुआन फेंग से लड़ना चाहता था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि हुआन फेंग की मुट्ठी अचानक घूम गई और उसकी कलाई के अंदरूनी हिस्से पर लगी। वो तुरंत कुछ कदम पीछे हट गया। उसी समय उनकी कलाई को लकवा मार गया। बड़े आदमी ने आश्चर्य से हुआन फेंग को देखा और कहा, आप कौन हैं? आपके पास इतने उन्नत कौशल कैसे हो सकते हैं? रुको जब तक तुम मुझे हरा न दो। हुआन फेंग चाहे कितना भी आश्चर्यचकित क्यों न हो, लिंगबो भाग्यशाली रहा है और उसका शरीर थोड़ा तिरछा और एक दूसरे की ओर फैला हुआ लगता है। वो आदमी बचना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि चाहे वो कैसे भी छुपे, हुआन फेंग का शरीर अगले सेकंड में यहाँ दिखाई दे सकता है। हालांकि वो शाकाहारी भी नहीं थे। हालांकि हुआन फेंग का लिंगबो सूक्ष्म कदम जादुई था। वो हुआन फेंग पर हमला करने का अवसर भी पा सकता था। हालांकि बस इतना ही, भले ही हुआन फेंग पर उसके द्वारा हमला किया गया हो, वो गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। हालांकि हुआन फेंग के साथ या तेज गड़गड़ाहट मुट्ठी के हमले के तहत वो अधिक से अधिक गंभीर रूप से घायल हो गया है। बड़े आदमी का चेहरा और अधिक गरिमा में होता जा रहा है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हुआन फेंग को करना इतना कठिन होगा। उसके शरीर पर निश्चित रूप से एक से अधिक शीर्ष कौशल मौजूद है। चाहे वो पिछला फुटवर्क हो या वर्तमान मुक्केबाजी, ये स्पष्ट रूप से कोई सामान्य उत्पाद नहीं है। इसके अलावा हुआन फेंग की फाइटिंग क्यूई उनसे अधिक शक्तिशाली है। हालांकि वो इस बात को लेकर बहुत उलझन में है कि उसे पहले हुआन फेंग में क्यूई से लड़ने का उतार चढ़ाव क्यों महसूस नहीं हुआ, लेकिन इस अवधि के लिए लड़ने के बाद हुआन फेंग के पास क्यूई ठहराव का कोई संकेत नहीं है। लेकिन इस बड़े आदमी ने स्वयं इस अवधि में बहुत सारी लड़ाई की भावना खर्च की, क्योंकि उसके लिए लड़ाई की भावना का उपयोग करने के लिए बहुत सारे स्थान हैं, जो स्वाभाविक रूप से तेज है। विचार बहुत कठिन है। चलो चले। बड़े आदमी को हुआन फेंग द्वारा फिर से पीटे जाने के बाद अंततः उसे छोड़ने का विचार आया। आप आना चाहते हैं? आप जाना चाहते हैं? क्या मैं सहमत हूँ? हुआन फेंग का चेहरा ठंडा था और उन्होंने कहा कि वो ऐसे व्यक्ति को जाने नहीं देंगे जिसने खुद के लिए परेशानी ढूंढने की पहल की और अपनी सुरक्षा को भी खतरे में डाला। यदि वो दूसरे पक्ष को जाने देता है तो वो एक छिपा हुआ खतरा छोड़ जाएगा। लोगों को ज्यादा धोखा मत दो। बड़े आदमी ने यह नहीं सोचा था कि वो पीछे हटने वाला है। हुआन फेंग ने जाने नहीं दिया। उसका चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। हाँ, हुआन फेंग 2 बार मुस्कुराए और फिर उससे बात करना बंद कर दिया। लिंगबो ने फिर से एक छोटा सा कदम उठाया और उस आदमी के पास पहुंच गया। वह आदमी जल्दी से बच गया। हालांकि इस समय उन्होंने पहले ही पीछे हटना शुरू कर दिया था। इसके अलावा उनके शरीर में लड़ने की भावना पहले जितनी प्रचुर नहीं थी, इसलिए लड़ते समय वो अपनी छाती पकड़ सकता था और अपनी कोहनी को और भी अधिक देख सकता था। लेकिन उसका परिचारक मदद के लिए आना चाहता था, लेकिन उसे एडीए और अली ने रोक दिया।